हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर पढ़ने के बाद जुडिशियल रिव्यू हमने पढ़ लिया। हमने समझ लिया कि कब कोई कानून जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पास करती है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करने के लिए जुडिशरी ने कैसे कैसे कदम उठाए हैं, कौन से केसेस में कदम उठाए हैं। गोलकनाथ केस हो, मिनरवा मिल्स केस हो, वामन राव केस हो। अब हम चलेंगे एक और कदम आगे, जब हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर, ये तो जुडिशियल रिव्यू का ही एक वर्जन है, एक फॉर्म है, एक तरीका है जुडिशियल रिव्यू करने का। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जुडिशरी की वो पावर यूसर्पिंग टेक्निक्स है कि वो पावर यूसर्प कर रही है लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, और हर काम में अड़ंगा दे रही है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं सर, ये जरूरी है क्योंकि बहुत बार लेजिस्लेशंस या जब कानून आते हैं तो कई सारे जो एमपी एमएलए होते हैं वो ऐसे सख्त कदम उठा नहीं पाते हैं क्योंकि उनको तो वोट बैंक का डर है। अब इसलिए जुडिशरी यहां पे रोल प्ले कर लेती है सोशल पॉलिसी फॉर्मेशन में। ऐसे करके ये चैप्टर है। अब इस पे आपको प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, लेकिन मेंस में क्वेश्चंस आए हैं 2020, 17, यहां पे 14। तो देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट आपका बहुत ज्यादा समय खपेगा कोर्ट्स में। जब आपके पास समन आएंगे, नोटिस आएंगे कि भाई आपने ये जो बिल बनवाया था, आपने जो ड्राफ्ट किया था, पहले हमको ये बताओ कि जब आपने ये ड्राफ्ट उस समय किया था तो आपने क्या रीजनिंग सोची थी, क्या क्या रखा था आपने। ठीक है, आप जा रहे हो बताने। फिर उसमें जजेस, बहुत बार जुडिशरी आपको बताएगी कि नहीं नहीं सर, आपको ऐसे नहीं करना था, ये चीज आपने मिस कर दी है, ये चीज आपने ज्यादा कर दी, ये नहीं करनी है। ऐसे करके तो हमारा इन प्रैक्टिस हम देखते हैं अपना स्टेट का सरकारी तंत्र। पर जो सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहां है, चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम है, ये क्या है? मतलब हमने तीनों ऑर्गन्स की जो है पावर्स को सेपरेट रखा हुआ है, सेपरेट है। ठीक है, आपका काम ये है, आप इनको रिस्पॉन्सिबल हो, आपके एक्शंस को ये नलिफाई कर सकते हैं, ऐसे करके। जैसे क्या? जैसे ये हमारा एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा मंत्रिमंडल है, यहां मोदी जी बैठे हैं, होम मिनिस्टर जी बैठे हैं, बाकी ये सारे मंत्रीगण बैठे हैं। अब क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है, जो हमारा पार्लियामेंट है, संसद है, तो पार्लियामेंट क्या मतलब हम यहां पे देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हमको पता है कि जो ये मंत्रिमंडल है ये इनके लिए जिम्मेदार है, ये इनको जवाबदेह है, ये इनको बताएगा हर बार के सर हमने ऐसा एक्शन क्यों लिया है, चाहे रिटन में चाहे ओरल में, कैसे भी एमपी इनसे पूछेंगे सवाल तो इनको बताना पड़ेगा। ठीक है। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रपति कैन डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑल्सो। मतलब क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर्स हैं, मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इन मंत्रिमंडलों में अगर किसी मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर जी खुश नहीं है तो राष्ट्रपति उनको बोल सकते हैं जाइए आप। अब प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल टू लेजिस्लेचर ऑल्सो। याद है ना? क्योंकि राष्ट्रपति जी खाली हमारे एग्जीक्यूटिव के नॉमिनल हेड नहीं है, वो लेजिस्लेचर के भी इंटीग्रल एक एंटिटी हैं। तो लेजिस्लेचर का हिस्से क्या क्या होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। अब तो यानी कि इनकी जिम्मेवारी कैसे दिख रही है हमको कि साहब हाँ, इनका अपॉइंटमेंट भी हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल भी है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन भी, मतलब ये इनको हटा भी सकते हैं। ठीक है। उधर दूसरी तरफ हमारी जुडिशरी है। अब इनको देखो आप, जुडिशरी कैन डिक्लेयर देयर एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल रिव्यू। दूसरी बात, लेजिस्लेचर कैन इंपीच सीजेआई प्लस अदर जजेस, इनको भी कर सकते हैं वो अदर जजेस। अब क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि तीनों की हमने पावर अलग अलग दे रखी है, लेकिन एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी भी है, एक दूसरे के प्रति चेक्स एंड बैलेंस भी लगे हुए हैं कि कोई किसी को ज्यादा एकदम इन तीनों तंत्रों में से कोई भी संविधान से ऊपर ना निकलने लगे, कोई ना निकले। अब उधर एग्जीक्यूटिव के जो एक्शंस होते हैं कैन डिक्लेयर देयर एक्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशरी इनके एक्शंस को भी कह सकती है कि नो सॉरी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल, वॉइड, जीरो, कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स जजेस, ये ऐसे कुछ पॉइंटर्स हैं जिनसे ही समझ में आ रहा है कि अच्छा, ये तीनों जो तंत्र हैं ये इंटरलिंक्ड भी हैं और सेपरेट भी हैं और एक दूसरे पे निगाह भी रखे हुए हैं कि कौन कोई ज्यादा पावर यूसर्प तो नहीं कर रहा है, कौन ज्यादा पावर लिए बैठा तो नहीं है, कोई ऐसा ना हो जो संविधान के ऊपर निकल जाए, सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल बन जाए। नहीं। अब जब कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है, यहां पे आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, आप जैसे लोग, या अभी जो इस समय जैसे लॉ मिनिस्ट्री में लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री में लोग हैं, होम मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, हमारे होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है? तो सोचो उनके ऊपर कितना प्रेशर है, कितने डिपार्टमेंट उनके अंडर हैं, सीआरपीएफ से लेके बीएसएफ से लेके पूरा अलग एक उनके ऊपर एक जत्था है जो हर डिपार्टमेंट उनके ऊपर रोज उनके कॉल कर रहा है, परेशान कर रहा है कि सर ये वाली फाइल, सर वो वाली फाइल।
उन्हें करनी है, ठीक है। अब उन्हीं के पास आती है लास्ट फाइल, खासकर अंडर सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी जो होते हैं वो बैठ के सारे लेजिस्लेशन लिखते हैं, बिल बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। फिर सेक्रेटरी साहब के पास जाता है, जो पूरे मंत्रालय का सेक्रेटरी होते हैं, फिर उनके पास जाता है वो बिल, उसकी सारी प्रूफ रीडिंग होती है, उसका सारा ड्राफ्ट होता है, तब जाके मिनिस्टर उसको पेश करते हैं, या कोई और एमपी जो भी हो, तो तब जाके वो उसको लोकसभा में फिर वो पेश किया जाता है, या राज्यसभा में, जैसे भी हो, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हाँ, ब्यूरोक्रेट्स की रिस्पेक्ट भी है, ब्यूरोक्रेट्स की जो इंपॉर्टेंस है दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट एनी पॉइंट। अब इसकी वजह से अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपके वाला अगर वो लॉ मेकिंग प्रोसेस का इतना इंटीग्रल हिस्सा हो चुका है, तो फिर तो बहुत ही पतली, एकदम धुंधली रेखा बन चुकी है बिटवीन ऑल द थ्री ऑर्गन्स, क्योंकि लेजिस्लेचर का काम जो है एक्चुअली वो तो यहां से निकल के आ रहा है। अब बनाएंगे ये, ठीक है, पास ये करवाएंगे इस हाउस से, पर लेकिन जब इन दोनों डिपार्टमेंट्स में काम तो असली तो यही कर रहे हैं, पर्दे के पीछे रह के। तो अब बहुत ज्यादा हमको दिख रहा है कि अच्छा, इनकी जो है ये सेंट्रल होते जा रहे हैं, हमारे सिविल सर्विसेज हमारी सेंट्रल होती जा रही है अराउंड ऑल दिस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अब जो ये सारी अगर धुंधली रेखा हो जाएगी, फिर तो हमें एक चीज सोचनी पड़ेगी कि भैया कैसे इन तीनों ऑर्गन्स को हम सेपरेट रखना चाह रहे हैं, कैसे हम कह पाएंगे कि हाँ हमारे जो ऑर्गन्स हैं ये सबके सब एकदम, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर पे जिंदा है क्या? तो भैया हम ऐसे कहते हैं, थ्योरेटिकली हमारे संविधान ने और इन प्रैक्टिस भी ऐसा बना रखा है कि लेजिस्लेचर होगा वो कानून बनाएगा, जो एग्जीक्यूटिव होगा वो पॉलिसियां बनाएगा कानून ये वाली, फिर उसके बाद वो इनको इंप्लीमेंट करेगा इन पॉलिसियों को, फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करेंगे वो, जो लेजिस्लेचर ने उनको जिम्मेदारी दे रखी है कि जाओ तुम हमारे नाम पे तुम लेजिस्लेशन डेलीगेट कर लो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर लो। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर माने जो राष्ट्रपति के ऑर्डर से पास होते हैं या पार्लियामेंट की मिनिस्ट्रीज के जो भी हो, वहां से जो एक गैजेट निकलता है, सर्कुलर निकलता है, सब हमारा एक सरकार का आदेश आया है, ये है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब यहां पे आ रही है जुडिशरी। जुडिशरी का काम बहुत बेसिक, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो काम तो एक ही है, न्याय देना, ठीक बात है। अब न्याय देना तो बहुत ही ब्रॉड अम्ब्रेला वर्ड हो गया, इसके अंदर आती है फिर निटी ग्रिटीज, इसके अंदर आती है फिर माइक्रो डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स कि न्याय कैसे मिल रहा है, क्या हो क्या रहा है असल में। तो हो क्या रहा था, डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, बिटवीन मल्टीपल स्टेट्स, कई सारे, और फिर इसके बाद न्याय देने के लिए दे विल रिव्यू लॉज ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस। ये करेंगे, ये दोनों चीजों पे, इनके दोनों कामों पे, लेजिस्लेचर के कानूनों पे जो इन्होंने बनाए हैं और जो एग्जीक्यूटिव एक्शन इन्होंने लिए हैं उनको ये रिव्यू करेंगे कि सर सॉरी, ये जो आपने किया है ये ग्रे एरिया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके ऊपर कोई ज्यादा अभी संविधान ने बोला नहीं है, ना किसी और कोई और चीज ने नहीं बोला, लेकिन आपने जो किया है आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, फिर भी आपने कर दिया, इस पे हम कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। ये ऐसा जुडिशरी कर सकती है। तो जुडिशरी ने दोनों अंगों में अपना अपना एक एक पैर निकाल के रख लिया है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि अगर ना रखें तो ये बेकाबू हो जाए, और ये बेकाबू हो गए तो ये तो एक तानाशाही हो जाएगी इधर से एग्जीक्यूटिव से। फिर इसलिए जुडिशरी की जिम्मेदारी बन जाती है कि संविधान के प्रोविजंस को बचाने के लिए, हमारी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए जुडिशरी को ऐसे इन अंगों में अपना अपना एक रिव्यू की दशा रख के चलनी होती है, करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। खैर, जब जुडिशरी पार्टिसिपेट करती है इन मेकिंग न्यू लेजिस्लेशन, न्यू रूल्स, न्यू पॉलिसीज, तब उसे कहते हैं कि हाँ ये हुआ है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशरी ने एक्टिव बन के आगे बढ़ के अपने आप से स्वतः संज्ञान लेके, या केस आया है उनके पास तब जाके उन्होंने खुद से एक्टिविज्म दिखाया है। उन्होंने ये दिखाया है कि नहीं खाली आप कानून बनाओगे नहीं, आप दोनों हम हैं, हम सोशल पॉलिसी निर्धारण करने में हमारा भी एक योगदान है, हमारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जुडिशरी हमारे नए कानून बनने में, जैसे आपको याद होगा कि एक बार हाईवे पे लॉ आया था कि हाईवे के 220 मीटर तक कोई शराब के ठेके नहीं होंगे, ये जुडिशरी ने दिया था। अब कहीं किसी सरकार ने, पार्लियामेंट ने कोई लॉ नहीं दिया था, पर जुडिशरी ने बोला कि देखो ऐसा है, हमारे सामने एनसीआरबी का या रोड या ये इसका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे का डेटा आया है और हम देख रहे हैं कि इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्रंकन ड्राइविंग। अब ये ड्रंकन ड्राइविंग को रोकने के लिए, खासकर जो हाईवे पे हो रहा है, तो इसका एक बहुत जो सिंपल तरीका सामने दिख रहा है वो ये है कि जो हाईवे पे सटी हुई दुकानें हैं,
जहां बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग लगे रहते हैं कि साहब ये देसी मदिरा की दुकान है या ये ऐसी दुकान है, तो इन दुकानों को यहां से हटा दो, इन दुकानों को पीछे करो, जाओ यहां से, हाईवे पे नहीं रहने चाहिए। ये थी जुडिशरी की एक सोशल पॉलिसी एक सोशल पॉलिसी बनाना, जुडिशरी का अपना एक कानून बनाना। फिर कई तरह से लोग आए, बोले कि सर सर हम तो नॉर्थ ईस्ट से हैं और जो हमारे यहाँ जो हाईवे जाता है वहां से अगर 220 मीटर अंदर जाओगे तो वहां तो जंगल आ जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर हाईवे की बात अगर ऐसी कोई पहाड़ों की बात आ रही है, कोई वैलीज की बात आ रही है, तो 220 को घटा के कम कर देता है डिस्टेंस को, ठीक है। फिर कुछ लोग आए कि सर नहीं नहीं, हमारा तो जो है कि हाईवे से सटे हुए हमारे होटल हैं और वहां पे जो है हम तो वहां वो हाईवे के बिल्कुल बराबर में हमारे होटल होते हैं वहां, तो वहां पे क्या करें। तो उन्होंने कहा अच्छा अगर आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आ रहा है तब उसको हम रहने देंगे। तो बार बार मतलब जुडिशरी ने उसको हर दिन उसको रिवैम्प किया, उसको और ज्यादा उसको एनकरेज किया खुद ही को कि रोज एक्टिवली काम करो और रोज बदलाव भी लाने हो तो ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हमने देखा कि अच्छा जुडिशरी ने एक 3-4 तरीके के रोल निभाए हैं। कैसे? एक्टिविज्म, जुडिशियल रिस्ट्रेंट और जुडिशियल ओवररीच। ये एक ऐसे आइडियाज हैं जो आपस में जुड़ते हुए लगते तो हैं। एक सीढ़ी के माध्यम समझो, ये सीढ़ी है, यहां पे आता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट माने खुद को ही काबू में करना, मतलब टू कंट्रोल, यहां पे टू कंट्रोल योरसेल्फ, टू कंट्रोल मतलब खुद ही पे, टू कंट्रोल सेल्फ, ठीक है। तो जुडिशरी कहती है कि नहीं ये हमारा काम नहीं है, ये हमको करना ही नहीं था, ये हम नहीं करेंगे, ये जिनका काम है वो करें, हम इसके हिस्सा नहीं है, या ये हमारी रोल नहीं है, हमारी ड्यूटी नहीं है, हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमारा ये वो कोई KRA नहीं है, कोई हमारा ये की रिक्वायर्ड एरिया नहीं है कि हमको ये काम करके देना है, नहीं है। यहां पे आता है जुडिशियल रिव्यू उसके जस्ट ऊपर। जुडिशियल रिव्यू तो हमें पता है कि ये तो आदित्य सर ने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है और यहां से हमें समझ में आ गया है, दिस मीन्स समीक्षा करना, है ना, समीक्षा, लो हिंदी देखा मेरी हिंदी अच्छी तो जा रही है, हाँ, समीक्षा करना। फिर आएगा जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब ये वेरी गुड, ये बढ़िया चीज है कि जुडिशरी यहां पे आगे बढ़ के खुद से कह रही है यस वी विल हेल्प, वी विल हेल्प। अब हो सकता है सरकार बोले हमें हेल्प चाहिए नहीं आपकी, हम क्यों हमें जबरदस्ती आप हेल्प कर रहे हो, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम करेंगे हेल्प, लाओ हमें दिखाओ पहले। तो अब उस समय अगर इस समय जुडिशरी अगर हेल्प ज्यादा ही कर रही है जो सरकार को नहीं चाहिए या संसद को नहीं चाहिए, तब सरकार बोलेगी कि लो साहब ये तो जुडिशरी ओवर रीच कर रही है अपना, ये तो जुडिशरी जो है ऊपर निकल आए एकदम ही अपने, मतलब एक टांग अंदर करने के चक्कर में खुद ही पूरे दरवाजे के अंदर आ गए। अब ये नहीं करना था, ठीक है। तो जुडिशियल कभी कभी ओवर रीच भी हमने देखी है कि नॉर्मल कानून चलना था, बनना था, बन रहा है या बनेगा, जैसा भी होगा, जुडिशियल ने आगे कह दिया नो 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 नो, पहले हमसे पूछना, हम बताएंगे, ठीक है करो साहब, ठीक है। अगर इन्होंने कहा है तो माननी भी पड़ेगी, पर जुडिशरी खुद ही को यह सलाह देती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कई बार हाई कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को सलाह देता है कि देख लो, ध्यान रखना, अगर आपने ऐसी हरकत करी फिर आप जजेस को भी, फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आपको याद रखेगा, भूलना मत फिर, ठीक है, फिर आपको भी मॉनिटर किया जाएगा, आपके ऊपर भी स्क्रूटनी होगी। तो ये है हमारे एक्सटेंट ऑफ पावर दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द जजेस। करते कौन है? जजेस ही तो करते हैं। जजेस का ही तो काम है काला कोट पहन के ये देखना कि यार कैसे न्याय मिले, कैसे, और ये जो मैं न्याय ऑर्डर जो मैं जारी करूंगा, जो डिक्री, जो ऑर्डर, जो भी मैं यहां आज बैठ के अपना फैसला सुनाता हूं, इस फैसले का दूरदर्शी, दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, रैमिफिकेशंस आगे चल के भी क्या हो सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप सुनते हो कि यार देखो न्याय नहीं मिला, यार जुडिशरी ने जो है जैसा हमने सोचा था इस केस का फैसला वैसा नहीं आया, क्यों नहीं आता है? क्योंकि जजेस को बहुत बार पता होता है कि क्या जरूरी है, पर उन्हें यह पता होता है कि अगर आज मैंने इस पक्ष में फैसला दे दिया और मैंने ऐसा बोल दिया, हो सकता है कल को इसी तरह का कोई और केस हो, लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे सेम ना हो जैसे ये केस है, तो उस पर सेम चाबुक नहीं चल सकती है उस केस पे भी जैसे इस केस पे चली है। इसलिए भी हम ये मान के चलते हैं कि यार केस बाय केस मेरिट पे हमको इसको पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म यूएस के दिन, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएस की जो जुडिशरी है, हमने लास्ट क्लास में देखा था, बहुत पावर है जुडिशरी में वहां पे, मतलब वहां की जुडिशरी थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, सुपर लेजिस्लेचर, आर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी, सब कुछ है वहां की जुडिशरी। तो ऑफ कोर्स वहां की जुडिशरी जब इतनी पुरानी थी तो तब जाके उन्होंने इतनी बाद में 1947 में वहां के एक बहुत बड़े जूरिस्ट थे आर्थर श्लेजिंगर जी, इन्होंने वहां जाके बताया कि देखो
जुडिशरी ने इतने सालों से जो काम किया है, 1803 से लेके और पहले से लेके 19 ये तो 47 में जाके इन्होंने लिखा है। अब 47 में इन्होंने जो आर्टिकल लिखा था, इसमें इन्होंने बोला कि इतने समय से मैं देख रहा हूं जुडिशियल एक्टिविस्ट, ऐसे जजेस हैं हमारे जो जुडिशियल एक्टिविस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, और ये रोल बढ़िया अच्छा है, ठीक है। अब ये तो इन्होंने अपनी किताब, अपने इसमें मैगजीन में लिख दिया, ठीक है। इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर जी, जस्टिस पी एन भागवती जी, फिर जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी जी, जस्टिस डी ए देसाई जी, इन्होंने इमरजेंसी के समय, इंदिरा गांधी जी की सरकार के समय, इन्होंने कई दफे, इन्होंने जब प्रोटेस्ट भी दिखाया है सरकार को कि नहीं मानते हम आपकी बात, आप जो बात कर, हमसे मनवाना चाह रही हो नहीं मानेंगे, आप जैसे जो चाह रही हो कि यार ये आ जाए, ये फैसला बन जाए, ये हो जाए, ऐसे तो नहीं चलेगा, जो गलत है सो गलत है। तो उस समय कई जजेस ने अपने आप खड़े होके एक स्टैंड लिया और बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, जो सही है वो सही है, हम उसके साथ रहेंगे। तो मिड 70s वही दौर है जब 74, 75, 76, 77, 73, तो उस समय इन दौरान हम देख रहे थे कि हाँ, जुडिशरी ने एक्टिविज्म दिखाया था। एक्टिविस्ट बन के हमारी डेमोक्रेसी को, हमारे संस्थान को, हमारे संविधान को, सब चीजों को इन्होंने सुरक्षित किया, प्रिजर्व करके रखा था, ठीक है। अब एक्टिविज्म को पढ़ो, एक्टिविज्म की सारी क्या बातें हैं, क्या है क्या सर? ये होता है एक प्रोएक्टिव रोल, खुद से आगे बढ़ के, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, जैसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुई थी, कहां हुई थी? तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब क्या होता है? प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक माने कि हम ये खुद से अंदेशा ले रहे हैं कि कल को हम पे अटैक ऐसा हो सकता है, इसलिए आज ही हम जाके पहले अटैक करें आए, इसके बोलते हैं प्रीएम्प्टिव। कि हमने अंदेशा मानते हुए, हमें पता है, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सबूत है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि आतंकवादी जो हैं ये 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हमारे देश में घुसेंगे और यहां पे आके कुछ ऐसे यूएपीए वाली हरकतें करेंगे, अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जाके वहीं जाके उनके गढ़ में, उनके पूरे गिरोह पे बम मार दिया। तो उसको हमने बोल दिया कि ये तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो गई, पाकिस्तान परेशान हो गया। खैर ठीक है, मानेंगे नहीं तो यही करेंगे, तो यही भुगतेंगे, वो भुगत भी रहे हैं वो। अब ठीक है, जो प्रोएक्टिव रोल है जुडिशरी का, ये कहता है कि जब हमें राइट्स को बचाना है सिटीजन के, और हमें दिख रहा है कि इस कानून से या इस एक्शन से, सरकार के या पार्लियामेंट के या किसी के भी इस एक्शन से जनता के हितों की सुरक्षा नहीं बचने वाली, नहीं रह सकती, हमको आगे आना पड़ेगा, तब उसको कहते हैं कि हां, ये हो गया, जुडिशरी ने एक एक्टिव प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है और प्रमोशन ऑफ जस्टिस हुआ है, समाज में न्याय का प्रमोशन हुआ है, न्याय मतलब फैलाया गया है, न्याय और बढ़ा है, ठीक है। असर्टिव रोल, दूसरी डेफिनेशन, मीनिंग क्या हुआ सर? असर्टिव रोल प्लेड बाय द जुडिशरी टू फोर्स द अदर 2 organs of the government, both legislature and executive, to discharge their constitutional duties। कि जब इनको जुडिशरी समझाती है कि ड्यूटी है तुम्हारी, हमें करनी पड़ रही है, कर लो, तब जाके उसको कहते हैं कि अच्छा, इन्होंने एक असर्टिव रोल, एकदम असर्ट करके अपने रोल को दिखाया है, आगे बढ़ के दिखाया है कि देखो ऐसे किया जाता है काम, ऐसे पैर अपना रखा जाता है जमीन पे, रखो, काम करो। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म इज ऑल्सो नोन एज जुडिशियल डायनामिज्म। डायनामिज्म क्यों? डायनामिज्म इसलिए क्योंकि इट चेंजेस विद टाइम। जैसे आप सोशियोलॉजी जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे, तो वो ये समझते होंगे कि कैसे सोसाइटी हर दिन इवॉल्व होती आई है, इवॉल्व होगी और इवॉल्व हो ही रही है। तो डायनामिस्टिक जो मतलब डायनामिज्म जो होगा, डायनामिज्म मींस जो रोटेट हो रहा है समय के साथ, समय का पहिया घूम रहा है, तो ये भी घूम रहा है साथ में। अब दिस इज अगेंस्ट, मतलब इसमें और इसमें उल्टा ऑपोजिशन है दोनों में। दिस इज द एंटीथेसिस ऑफ जुडिशियल रिस्ट्रेंट, विच मींस सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशरी। इन दोनों में उल्टी चीज है दोनों की दोनों, कि यहां पे तो जुडिशियल एक्टिविज्म हो रहा है, जुडिशियल डायनामिज्म हो रहा है कि आज कानून ऐसा है तो आज इस तरह से बातें हो रही हैं, कल को कानून कुछ और होना चाहिए तो कुछ और बातें होंगी, कल समाज की जरूरत कुछ और होगी तो फिर तब इस तरीके से कानून को मोल्ड किया जाएगा, जुडिशियल तब फिर डायनामिज्म दिखेगा। एक होता है जुडिशियल रिस्ट्रेंट, जो हमने अभी पीछे देखा कि सेल्फ कंट्रोल जुडिशरी का खुद ही पे, ये हमारा रोल नहीं था यार, पर हमें नहीं करना है, जाके उनसे बात करो, उनसे करवाओ। जब वो नहीं मानेंगे, अगर वो नहीं करेंगे और जनता के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही होगी, देन कम टू अस, देन वी विल सी, फिर हम उसको कर देंगे सही। फिर ठीक है, आई बात समझ में। अब जुडिशियल एक्टिविज्म जो कई सारी किताबों ने लिखा है, अगर आपको ये किताब का जिक्र, कोई अगर लॉ के स्टूडेंट हो तो वो बता सकते हैं, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ये यूएस की डिक्शनरी है, बहुत बड़ी, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी होती है,
तो ऐसे ऑक्सफोर्ड होती है, मेरियम वेबस्टर होती है, ये इंग्लिश की डिक्शनरी होती है, इसमें सारे इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग होते हैं। ऐसे ही जो लीगल लैंग्वेज है, जो लीगलीज जिसे मैं बोलता हूं, तो लीगलीज जो लैंग्वेज होती है, इसके लिए भी एक सेपरेट एक डिक्शनरी बनाई जानी चाहिए। वही बन गई, ये रही वो डिक्शनरीज। तो इसको बोलते हैं, यूएस में चलती है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा आप इसके वर्ड्स कोट कर सकते हो। इसका मीनिंग अगर कोट करोगे और ऊपर लिख देना एज पर ब्लैक्स लॉ, तो कोई गलत नहीं है, वो एकदम परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। ठीक है, तो ब्लैक्स लॉ में बोला गया है जुडिशियल एक्टिविज्म को कि इट इज अ वे ऑफ एक्सरसाइजिंग जुडिशियल पावर दैट मोटिवेट्स जजेस टू डिपार्ट फ्रॉम स्ट्रिक्ट एडहियरेंस। पूरा सुनना, अब मीनिंग ही और टफ होता जा रहा है। ठीक है, ऊपर समझ में आया जुडिशियल एक्टिविज्म, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, एक्टिविस्ट बन के जज काम कर रहे हैं। अब यहां पे देखो, जब उन्होंने मीनिंग उसका पूरा एलेबोरेट करके लिखा है तो कितना और ज्यादा टफ बना दिया उसको, इसीलिए आई एम देयर। अब टू इनका जो जजेस अपने नॉर्मल स्ट्रिक्ट एडियरेंस फॉलो करते हैं, तो वहां से चल के ये आगे बढ़ जाते हैं इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। क्या हुआ ये कि ये वो अपने जुडिशियल पावर की एक्सरसाइज करते हुए, अपने जुडिशियल पावर जो इनको मिली हुई है, तो उस पावर को के एक्सरसाइज में जब ये एक नॉर्मल जो अपनी जुडिशियल प्रेसिडेंट फॉलो करते थे कि हाँ जो सुप्रीम कोर्ट कहती है वही हाई कोर्ट फॉलो करेगी, वही लोअर कोर्ट फॉलो करेगी, जो अपना जुडिशरी ने अब तक रोल निभाया वैसे ही वैसे चलता रहेगा, जो परंपराएं हैं, जो जो प्रेसिडेंट माने जो परंपराएं या जो पुराने ट्रेडिशन कस्टम जो भी हैं वो ऐसे के ऐसे ही फॉलो होने चाहिए, टू द पॉइंट, टू द टीथ। फिर वहां से जुडिशरी ऊपर हट जाती है, ऊपर उठने लगती है और बोलती है कि अब जजेस जो हो गए मोटिवेट हो गए हैं इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। और अभी जो पहले स्ट्रिक्ट एडियर करते थे इस चीज को, परंपराओं प्रतिष्ठाओं को, इसको हमने कहा बाय। ठीक है, अब जजेस को जरूरत है एक्टिविस्ट बन के रोल प्ले करें समाज में और नई सोशल पॉलिसी लाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। तो ये ब्लैक्स लॉ की डिक्शनरी की मीनिंग है जुडिशियल एक्टिविज्म की। ठीक है, फिर आगे चलो। इट इज कॉमनली मार्क्ड बाय डिसीजन कॉलिंग फॉर सोशल इंजीनियरिंग एंड ऑफन these decisions represent intrusion in the legislation and executive matters। उसका क्रिटिसिज्म भी है ये पीछे साथ में, कि जब जुडिशरी अपने डिसीजन लेने लगती है और सोशल इंजीनियरिंग में भागीदारी निभाती है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग माने समाज की और इंजीनियरिंग, समाज को और ज्यादा मोल्ड करना, बनाना, कैसे आगे आने वाला समय चलेगा, कैसे फैमिली प्लानिंग होगी, कैसे कहाँ पे अर्बन हाउसिंग होगी, रूरल हाउसिंग होगी, कैसे कितना और ग्रीन हाउस एमिशन कंट्रोल करेंगे, सारी चीजों को हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अब इस सोशल इंजीनियरिंग में जब जजेस अपनी भूमिका निभाने लगते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देने लगते हैं, तो क्रिटिसिज्म ये आता है कि नहीं नहीं सर, ये तो इंट्रूजन हो रहा है, ये तो इन्होंने एंक्रोचमेंट किया है जो लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव के अपने मैटर थे उसके ऊपर, जजमेंट इनको करना ही नहीं था। फिर ब्लैक्स लॉ की दूसरी डिक्शनरी है, इट इज अ फिलॉसफी ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग वेयर जजेस अलाउ देयर पर्सनल बायसेस, पर्सनल व्यूज अबाउट पब्लिक पॉलिसी अमंग अदर फैक्टर्स टू गाइड देयर डिसीजन। यहां पे कॉमा आएगा, अमंग अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने ब्लैक्स लॉ की एक और डिक्शनरी भी, एक और अपनी डेफिनेशन भी है, वो ये कह रही है कि ये वो जुडिशियल डिसीजन मेकिंग की एक फिलॉसफी है जहां पे जजेस के अब जो अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, कई बार कुछ एक्ट्स में, कुछ कानूनों के लिए, वो पब्लिक पॉलिसी के लिए, तो वो आड़े आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, साथ में और भी फैक्टर्स होते हैं, तो टू गाइड देयर डिसीजंस फाइनली। आपको अगर याद होगा 5-6 साल पहले की न्यूज है, कोई बच्चे अगर किसी को याद हो तो बताना जरूर। एक जज थे, तो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो, फिर उन्होंने बोला था कि देखो ऐसा है, SC/ST एक्ट में जो प्रावधान है नॉन बेलेबल वारंट का, वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, उसको कम करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए, और SSP से या SSP या DSP से नीचे के रैंक का पर्सन अरेस्ट नहीं कर सकता है, इंटरोगेट नहीं कर सकता है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पूरी पहले रिपोर्ट बनाए तब जाके अरेस्ट हो। इस फैसले के बाद, इस रिमार्क के बाद उन जस्टिस जी के कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई रैलियां निकली, खूब आंदोलन हुआ, फिर उल्टे और सरकार ने उस एक्ट को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया और टफ कर दिया। अब जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज जो हमारा एक्ट है, तो अब आपको अगर याद उन जज का नाम तो बताइएगा, और ये बताइएगा वो जज अभी कहां पर है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं करेंटली भी। खैर ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन हमारी ब्लैक्स लॉ की आ गई, और हमें दिखने लगा कि अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है कि जजेस ने अपना पर्सनल व्यू जो है पॉलिसी डिसीजन में
जो पब्लिक पॉलिसी में अपना रखा है, दिखाया है और अपने डिसीजन को इन्फ्लुएंस हुए, जो उनका डिसीजन था, जो नॉर्मल होना चाहिए था। फिर मेरियम वेबस्टर की डिक्शनरी ने बोला है, जो लॉ की डिक्शनरी है इनकी, कि इट इज द प्रैक्टिस इन द जुडिशरी ऑफ प्रोटेक्टिंग और एक्सपांडिंग इंडिविजुअल राइट्स थ्रू डिसीजंस दैट डिपार्ट फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट इन अपोजिशन टू सपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेशन इंटेंट। के जैसा जो सोचा गया था कानून के ऐसा होगा, जो उसकी इंटेंट थी कानून की उससे हट गया है। और ये जो प्रैक्टिस है जुडिशरी की ऑफ प्रोटेक्टिंग और एक्सपांडिंग इंडिविजुअल राइट्स, जो जब ये इंडिविजुअल राइट्स की सुरक्षा करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, जैसे राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 जो है आज बहुत लंबा हो चुका है। आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन इतनी दफे हो गया है, कई जजेस ने राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, सब कुछ उसमें राइट टू लाइफ में बढ़ते लिखते 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 उसको लंबा कर दिया, उसकी लिस्ट को। हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3 जब हमने चैप्टर पढ़ा था ये, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन बहुत लंबी हो गई है। अब इससे क्या हुआ, तो यानी कि हमारे इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट भी हुए, साथ ही वो एक्सपैंड भी हुए कई सारे डिसीजंस के थ्रू, कई सारे वेल सेटल्ड केस लॉज के थ्रू। अब तो ये एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट से तो हट चुके हैं। एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट माने जो परंपरागत परंपराएं थी, ठीक है, परंपरागत परंपराएं, ठीक है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, सारी जो चीजें होती हैं। तो यहां से जब जुडिशरी यहां से आगे बढ़ गई और इन्होंने जो है पब्लिक स्पेस में आके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, जैसा कि जो कानून ने उल्टा जो कुछ सोचा होगा, कुछ और उनकी इंटेंट रही होगी, उसकी कानून की लेजिस्लेशन इंटेंट जो भी थी होती रहे, ठीक है। जुडिशरी ने सोचा है कि नहीं, हमें एक्सपैंड करने हैं इंडिविजुअल राइट्स, हमें इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। हमने आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ को खूब लंबा चौड़ा लिख दिया है आज बना के, वो है रहेगा, अब ये इसको रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसी डिक्शनरीज की डेफिनेशन है ये। फिर इसके बाद एक बात याद रखना, कई सारे आपके बुक में नीचे सोर्सेस लिखे हुए हैं। अब वो जो सोर्सेज लिखे हैं ना, वो ब्लैक्स लॉ है, मेरियम वेबस्टर है, कई किताबें हैं, सुभाष कश्यप जी की किताब है, कई इलेन जी की किताब है। तो आपको ज्यादा अगर नाम नहीं याद आ रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप लिख सकते हो एज 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 स्टेटेड बाय एक्सपर्ट्स या एज डिफाइंड बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है, चलेगा आंसर। अब जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द जजेस, ये भी बोला गया है। ये एक साहब ने बोल दिया कि देखो ऐसा है, ये तो लॉ मेकिंग हो गई जजेस की। इट मीन्स एक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन बाय अ जज मेड विद अ व्यू टू एनहांस द यूटिलिटी ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर सोशल बेटरमेंट। मतलब क्या हुआ कि कानून तो है ऑलरेडी, कानून को पहले तो जुडिशरी ने अच्छे से इंटरप्रेट किया है, कुछ ज्यादा इंटरप्रेट कर लिया, कुछ ज्यादा ही हो गया इंटरप्रिटेशन। उसके बाद इन्होंने कानून में बोला कि इसमें थोड़ा सा ट्वीक करो, इसमें थोड़े से चेंजेस करो, इसमें थोड़ा सा इसको बदलो, इसको आज के हिसाब से ढालो और उसकी यूटिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करो। जो कानून की यूटिलिटी थी उसको एनहांस करना है फॉर सोशल बेटरमेंट। सही बात है, सामाजिक बेहतरी के लिए जरूरी है। फिर जुडिशियल एक्टिविज्म इज अ प्रोसीजर टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, मैक्सिम्स, फॉर्मूले एंड रिलीफ टू द पीपल टू डू जस्टिस or to expand the standing of the litigant and open door of courts for needy। क्या हुआ ये हुआ ये कि जो जुडिशरी की जो एक्टिविज्म की जो पॉलिसी है, इट इज अ प्रोसेस टू इवॉल्व न्यू प्रिंसिपल्स, न्यू फंडामेंटल्स, न्यू आइडियाज, न्यू मैक्सिम्स। मैक्सिम्स माने कोई मैगजीन नहीं है, ये मैक्सिम्स माने होता है कि एक नया और फंडामेंटल देना, एक नया और आदर्श देना, नया और डॉक्ट्राइन देना, एक नई थ्योरी देना, उसको बोलते हैं कि आज एक और नई मैक्सिम मिली है। जैसे एक मैक्सिम है न्यूटन की, तो वो उनकी थ्योरी है, अभी तक वो अगर डिस्प्रूव हो गई ठीक है, नहीं हुई तो वो थ्योरी तो चली रही है, वो तो है ही है। फिर नए फॉर्मूले, नए जो जब जुडिशरी ने कई सारी डॉक्ट्राइन दे रखी हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ दिस थिंग कलरेबल लेजिस्लेशन, तो ये सारे के सारे मैक्सिम्स हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं, ये कंसेप्ट हैं नए नए, और ये खाली न्याय दिलवाने के लिए जरूरी है, बस जरूरी तो है ही है। और या फिर नहीं है तो फिर टू एक्सपैंड द स्टैंडिंग ऑफ द लिटिगेंट, जैसी आज कानून की जितनी स्टैंडिंग है उसको और ज्यादा अगर एक्सपैंड करना हो, और जो लोग न्याय का दरवाजा खटखटा रहे हैं उनके लिए ज्यादा सहूलियत हो, उनके लिए ज्यादा आसान हो जाए। या इसको और भी तरीके से बोलो, टू एंटरटेन लिटिगेशन अफेक्टिंग द एंटायर सोसाइटी और अ पार्ट ऑफ इट। जैसे आज पीआईएल है, तो पीआईएल के ऊपर अगला चैप्टर आपका पीआईएल ही है। अब पीआईएल में क्या होता है, पीआईएल में कोई भी जाके न्याय का दरवाजा खटखटा सकता है, यानी कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही डिवाइस की अपने आप से, हाई कोर्ट्स ने, इन सब जुडिशरी ने मिलकर। क्या हो रहा है
ये जुडिशियल एक्टिविज्म के दो एस्पेक्ट हैं। तो सुभाष कश्यप जी ने बताया है कि जब वेरियस डायरेक्शंस आर इशूड बाय द कोर्ट टू द गवर्नमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड फुलफिलमेंट ऑफ कोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जब जुडिशरी डायरेक्शन देती है एग्जीक्यूटिव को, सरकार को, कि एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट चाहिए, 2 महीने के अंदर रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, या ये ऑड इवन वाला जो फॉर्मूला आप लगाते हो दिल्ली में गाड़ियों का, इसके ऊपर रिपोर्ट चाहिए, या ये सारा दिल्ली, जब याद है अभी जैसे अब अक्टूबर आ गया है, अगले महीने या इसी महीने देखना सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी यूपी के चीफ सेक्रेटरी को, जैसे पिछले साल बुलाया था। तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी जी हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के और राजस्थान के, इन सबको बुलाती हैं। आओ बेटा बताओ, जो आपको पूरे साल दिया था कि पराली पे काम करो, पॉल्यूशन पे काम करो, अब सर्दियां आने वाली है, दिल्ली चोक हो जाती है, दिल्ली में स्मॉग की बहुत ज्यादा विकट समस्या बन जाती है। यहाँ जो हमारा स्टैंडिंग पार्टिकुलेट मैटर है, एसपीएम जो भी होता है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एक्यूआई बहुत खराब हो जाता है। इसके बारे में आपने पूरे साल में क्या किया, लाओ दो लिखित में। फिर बहुत बार चीफ सेक्रेटरी जी को जवाब देना पड़ता है कि सर हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, ये सब किए तो थे हमने, देखो सर पर पॉल्यूशन है, अब हो गया। तो ये होता है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट्स का सरकार को आदेश देना कि ये आदेश आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये जनहित में है, इन द कोर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है, ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है, और ये हमारा एक पीआईएल का, जो पीआईएल केसेस होते हैं, केसेस ऑफ पीआईएल फॉर अंडर दिस, कि जब लोग दरख्वास्त करते हैं न्यायपालिका से कि आप तो न्यायमूर्ति हैं श्रीमान, प्लीज ये देखिए ये हमारी पीआईएल है, इस पे, अब जैसे आपने जॉली एलएलबी मूवी में जब आपने देखा था कि अरशद वारसी ने एक पीआईएल डाली थी जस्टिस शुक्ला जी के चेंबर में, तो अब ना तो वो जॉली एलएलबी उस केस का हिस्सा था, ना उनका उस केस से कोई ताल्लुक था, ना उन्होंने वो केस लड़ा था, तब भी उन्होंने उठ के पीआईएल डाल दी थी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि पीआईएल जो केस होता है वो कोई भी कर सकता है, कोई भी डाल सकता है, जिसको कि लगता है कि ये सामाजिक हित में है, ये एक जनहित में आता है ये केस, और इस पे पुनः चर्चा होनी चाहिए, या इस पे जो है कुछ और इस पे रेजोल्यूशन आना चाहिए, तो वो लोग जाते हैं पीआईएल के दायरे में। दूसरी तरफ क्या होगा, फील्ड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमें पता है, ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, ये तो मैंने बताने की जरूरत ही नहीं है कि कैसे हमने इन तीनों आर्टिकल्स को तो इलैबोरेटली स्टडी किया है, इंटरप्रेट किया है, और कोर्ट्स ने हैव एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ दीज राइट्स इन द डिस्क्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कि कितनी दफे किसी उच्च कोर्ट ने, मतलब ठीक है, एमपी हाई कोर्ट हो या गुजरात हाई कोर्ट हो, यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, तो इन हाई कोर्ट्स ने कई दफे ऐसा किया है कि आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने पीआईएल स्वीकार कर ली, लाओ दिखाओ, हाँ प्रॉब्लम तो है, ठीक है मान लिया आपकी प्रॉब्लम, फिर उन्होंने आर्टिकल 21 का ही बखान दिया कि हाँ आर्टिकल 21 के तहत राइट टू साउंड स्लीप एक राइट टू लाइफ का हिस्सा है, ठीक है बता दिया। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रूअल्टी, कुछ भी हो सकता है, हर तरीके का राइट टू लाइफ के अंडर वो फॉल कर सकती है कोई भी चीज। तो दोनों एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट तो है कि जनहित में जब सरकार को आदेश दिया जाता है, एक जब इन तीनों हमारे जो ये गोल्डन ट्राइंगल है 14, 19, 21 का, तो इस 14, 19, 21 के ट्राइंगल को जब स्टडी करते हैं तो कई सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स इसको इलैबोरेटली और एक्सपैंड कर देते हैं कि आज से इस डेफिनेशन में यह एस्पेक्ट और जोड़ लो। अब जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, जिसके ऊपर एक चर्चा थी शुरू की कि सर ये तो एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, कुछ लोग का कहना है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है इट इज अ फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओनली इन विच जजेस आर पार्टिसिपेटिंग इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, इन लॉ मेकिंग पॉलिसीज। अब जब ये कर रहे हैं तो नॉट ओनली दे अपहोल्ड और इनवैलिडेट द लॉज इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन, बट ऑल्सो दे एक्सरसाइज देयर पॉलिसी प्रेफरेंसेज इन डूइंग सो। मतलब क्या हुआ सर ये हुआ कि जुडिशियल एक्टिविज्म तो एक पोर्शन है जुडिशियल रिव्यू का, एक फॉर्म है, एक वर्जन है, एक दूसरा उसका रूप है, प्रारूप है, नाटकीय रूपांतरण है ये तो। जुडिशियल रिव्यू में क्या हो रहा है कि कानूनों को हम नलिफाई कर दे रहे हैं, इनवैलिडेट कर दे रहे हैं, अगर वो संवैधानिक प्रोविजंस के अगेंस्ट जा रहे हो तो। दूसरी तरफ वो खत्म तो हो ही जाएंगे, ठीक है वो कानून, साथ में हम जजेस को देखते हैं कि वो अपनी पॉलिसी प्रेफरेंस भी बताते हैं डिसीजन में, इसमें अपना वर्डिक्ट देने में, अपना फैसला सुनाने में। यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक तरीके का जुडिशियल
रिव्यू ही है। अब फर्क हमको पता है सर, क्योंकि आदित्य सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आदित्य सर ने बताया था जो जुडिशियल रिव्यू है, इट एम्पावर्स द कोर्ट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द लॉज एंड एक्शंस डन बाय द गवर्नमेंट इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज वॉइड। ये जो भी इन्होंने कानून बनाया हो, चाहे इन्होंने जो एक्शन लिया हो, एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया हो सरकार ने, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा होगा, इनकंसिस्टेंट जा रहा होगा, दैट मीन्स इट इज, एन से वर्ड शुरू होता है, इट इज नल, वो नहीं बचेगा। और ये पावर कौन दे रहा है? ये पावर दे रहा है संविधान दे रहा है। संविधान ने कहीं मेंशन नहीं किया जुडिशियल रिव्यू, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू हमें पता है, हमने इसमें पढ़ लिया, हमें सब आता है, ठीक है। अब हमें मालूम पड़ गया जुडिशियल रिव्यू इसमें है, और हम बता देंगे कि अगर आप संवैधानिक प्रोविजंस के अगेंस्ट गए, बेसिक फीचर के अगेंस्ट गए, या आप पार्ट 3 के अगेंस्ट गए, दैट मीन्स योर एक्ट स्टैंड्स नल, नहीं चल पाएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म दूसरी तरफ, इट इज मोल्डिंग द लॉ to suit the changing social needs and economic scenario to make the ideals enshrined in the constitution meaningful and real। अब अगर आज के जमाने में भी हम अगर पुराने कानून चलाते रहें तो ये मीनिंगफुल नहीं है, ये संविधान का को रियल नहीं बनाएगा। संविधान को फिर तो एक बस थ्योरी, एक किताब बना के फिर तो रख दो कोने में, कोई छोड़ दो उसको, फिर क्या ही मतलब है, क्योंकि उसमें लिखे हुए जो कानून है वो तो ऑब्सोलीट हो गए, पुराने हो गए। नहीं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि हम लॉ को, हम कानून को, हम आज जो कानून का राज है, इस कानून के राज को डायनामिक रखेंगे। इस कानून के राज को हर दिन डायनामिकली, इसको जो चेंजिंग सोशल नीड्स है हमारी, जो हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो है, जैसा हमारा आज क्लाइमेट चेंज है, जो भी आज हमारा आज जो करंट है, इसके साथ ही हम इसको चलाते चलेंगे कानून को, ताकि जो हमारा संवैधानिक प्रोविजंस हैं, जो हमारे संविधान में एंश्राइंड है, जो हमारे आइडियल, जो हमारे आदर्श, वो मीनिंगफुल रहें, वो सलामत रहें, वो आज के समय में भी एप्रोप्रिएट रहें। कि यार बिल्कुल करेक्ट बात है, जो संविधान ने तब बोली थी वही करेक्ट है, वो आज भी चल रही है, दिख रही है होती हुई। दिस इज नेसेसरी फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज बाय द अदर ऑर्गन्स। ठीक बात, क्योंकि यही तो इनका काम, इस काम से ये काम निकल के आ रहा है। जब ये जुडिशरी अपना एक्टिविज्म दिखा रही है, तब जाके एक प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज होगा बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, दैट इज व्हाट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जब ये अपना काम करेंगे तब इनसे काम करवा लेंगे हम, ऐसा होगा, ये बोला गया। नाउ कमिंग टू ये जुडिशियल एक्टिविज्म, इट केम इनटू करेंसी समटाइम इन द 20th सेंचुरी, दैट इज 1900s में, टू डिस्क्राइब द एक्ट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। जुडिशियल लेजिस्लेशन मतलब जजेस मेकिंग पॉजिटिव लॉ, के जजेस जो हैं अपने आप से कानून बना के दे रहे हैं। विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, गोलकनाथ केस, इन केसेस में हमें समझ में आ रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अगर ये एक्टिविज्म है तो रिव्यू आपको चमकता हुआ दिखेगा। मतलब क्या है, अगर जुडिशरी एक्टिव होके, एक्टिवली, प्रोएक्टिवली अपना रोल निभा रही है, कानूनों में एक अपना हस्तक्षेप दे रही है फॉर मेकिंग पॉजिटिव लॉज, ये नहीं कि एकदम तानाशाही वाले लॉ ही बना दिए, लो ये अब आज से ये लॉ चलेगा, नहीं, ऐसे काम नहीं। जुडिशरी जब अपना लेजिस्लेशन देती है, कोई सोशल पॉलिसी में अपना रोल निभाती है, तब वो उसको बोलते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म होने से जुडिशियल रिव्यू की जो धमक दिखने लगती है। अब एंड अ पावरफुल जुडिशरी इन द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ सर्टेन कोर राइट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म से ही चमकने लगेगा, दिखने लगेगा। जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज वेल एज अ पावरफुल जुडिशरी ऑल्सो टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ये हमारे सर्टेन कोर जो हमारे राइट्स हैं। गोलकनाथ केस, यहां पे जुडिशरी ने कानून को मना कर दिया था बाय द पार्लियामेंट, एंड दे मेड अ पॉजिटिव लॉ दैट गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। दे स्टूड अप। आजादी के 15 साल बाद, क्या है ये, मतलब 20 साल बाद, कुछ भी नहीं है, इन्होंने खड़ा होकर बोल दिया। अब 67 में तो ये केस फाइनलाइज हुआ था, केस इसके पहले चल रहा है, ठीक है, तो इन्होंने 20 साल में खड़े होकर सरकार को खड़े होकर बोल दिया है, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की ही सरकार थी, नेहरू जी की सरकार चल रही है, और नेहरू जी एकदम, मतलब नेहरू जी हो, चाहे शास्त्री जी हो, चाहे कोई हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये यार उस समय की सरकार स्ट्रांग थी, उस समय की सरकार के पास काफी ज्यादा मैंडेट था, काफी मतलब लोग पसंद कर रहे थे, एक ही कांग्रेस है, एक ही वोट, वही हर साल जीतते हैं, ठीक है जीत रहे हैं। उस समय सरकार के खिलाफ जजेस खड़े होकर बोल रहे हैं, नो सॉरी, यू कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ये डन है, ये नहीं चल सकता है यहाँ पे। एंड दिस वॉज जुडिशियल एक्टिविज्म, आगे चलो, PIL, जिसकी मैं हमेशा बात कर रहा हूं, PIL
इट हैज एक्सपैंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी। लोकस स्टैंडी क्या है, यहां लिख देते हैं। लोकस स्टैंडी मीन्स कि आपका क्या हक है, आपको क्या पड़ी है, क्या कोई आपका स्टैंडिंग है इसमें, इस केस में। तो कई बार ऐसा केस होगा कि अगर पीआईएल से केस नहीं गया है, अगर किसी और तरीके से केस गया है, तो पहले तो कोर्ट को ये प्रूव करो कि सर ये केस से मैं जुड़ा हुआ हूं, ये इसमें मेरा लोकस स्टैंडी है। यानी कि मतलब लोकस स्टैंडी माने द पर्सन अफेक्टेड शुड बी द वन फाइलिंग पिटीशन इन द कोर्ट। अगर पीआईएल पहले के जमाने की तरह होती तो हर कोई पीआईएल नहीं डाल सकता था, और खासकर वो अरशद वारसी तो पीआईएल नहीं डाल सकते थे। नाउ अब लेकिन जुडिशरी ने इसको और ज्यादा एक्सपैंड कर दिया है। नाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, जिसको भी अगर समाज की चिंता है, जिसको भी जनहित की चिंता है, जिसको जन सेवा का कोई मौका चाहिए, या उन्हें लाइमलाइट चाहिए, हो सकता है उन्हें फुटेज चाहिए, कुछ भी हो सकता है, उन्हें वायरलिटी चाहिए होगी, तो ऐसे कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट यहां पे द आएगा, ठीक है, कैन मूव द कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स ऑफ एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। कि अगर किसी पर्सन का, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का कोई अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो उनके अधिकारों को मनवाने के लिए कुछ लोग पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। चाहे वो पब्लिक स्पिरिटेड कोई सिंगल पर्सन ही हो, जिनको बहुत ज्यादा चढ़ी हो कि लाओ आज मैं ही सॉल्व कर दूं, तो वो जा सकते हैं। या कोई ऐसा राइट्स ग्रुप होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये काम की जिम्मेदारी लेती है कि लाओ हम इसको सॉल्व करते हैं, हम पीआईएल डालेंगे, ठीक है। अब इसको आगे देखना है अभी कि ऐसे कौन लोग होते हैं, ये क्या क्या करते हैं। अब जब हम लोकस स्टैंडी का हमने जब एक्सपेंशन किया है कि कौन पर्सन जो अफेक्टेड है वही अपना इसमें पिटीशन डाले या कोई और डाल दे, कोई कहीं से भी आए। मान लो कोई पर्सन परेशान है राजस्थान में, और कोई अरुणाचल का आदमी खड़ा होकर बोले कि नहीं नहीं उसकी परेशानी को मैं समझ रहा हूं, मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट। जाओ, अगर आपको लग रहा है तो कि पीआईएल डालने से कुछ हो जाएगा तो कर लो, हो सकता है हो ही जाए, क्या पता। नाउ द एक्सपैंडेड कंसेप्ट ऑफ लोकस स्टैंडी इन कनेक्शन विद पीआईएल बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इससे क्या हुआ है, हैज एक्सपैंडेड द जुरिसडिक्शन लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग जुडिशियल रिव्यू। अब सोचो, जब अगर हमने इस बात की पुष्टि कर दी कि खाली एक जो अफेक्टेड पर्सन है वही नहीं पीआईएल डालेगा, कोई भी डाल सकता है, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए हैं कि जिसको आना है आओ। जिसको लग रहा है कि जनहित में, जो पब्लिक स्पिरिटेड है, जो पर्सन ये सोच रहा है कि यार मैं भलाई चाहता हूं जमाने की, मैं समाज का अपना वेलफेयर चाहता हूं, इसलिए मैं खड़े होकर जाना चाह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आ जाओ, लाओ। हो सकता है दम हो, मेरिट हो इसमें, हमारे लिटिगेशन में, हमारे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जुडिशरी का जो स्कोप है वो बढ़ गया। अब जुडिशरी के पास जुडिशियल रिव्यू करने के लिए बहुत सारे औजार है, बहुत सारे टूल्स हैं। कई बार तो कई बार एसोसिएशन होती हैं, कई सारे ऐसे बार एसोसिएशन तो नहीं, पर कई सारे एडवोकेट्स होते हैं, कई सारे ऐसे जो लॉ इसके कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं जो रेडी रहते हैं कि बस ये एक्शन हो और इस पर आएगी पीआईएल शाम तक, ऐसा हो जाता है। अब दिस एक्सपेंडेड रोल हैज गिवन द टाइटल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दे दिया गया है बाय दोज हु आर क्रिटिकल ऑफ दिस एक्सपेंडेड रोल ऑफ जुडिशरी। समझ में आ गया, ये है क्रिटिसिज्म। अब कुछ लोग कहते हैं ले इन्होंने तो सबको बोल दिया, कोई भी लाके दाखिल कर दे पीआईएल। अब यही तो हुआ था जॉली एलबी मूवी में, जब शुक्ला जी ने, जज ने जब बोला था अरशद वारसी को उनके सामने पीआईएल फेंकते हुए कि कोई भी आज मुंह उठा के पीआईएल डाल देता है, तो क्या कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि पहले अपनी पीआईएल जो है पढ़ लो एक बार, जाने आप क्या लिख रहे हो। एप्पल को अपील लिख रखा है, अपील को एप्पल लिख रखा है। खैर, अब उसमें क्या तय हुआ, उसमें तय ये हुआ, ये समझ में आ गया कि देखो पहली बात तो अपील कोई भी कर रहा है, दूसरी बात अब जो अपील कर रहा है इसकी वजह से जुडिशरी का काम बढ़ रहा है, जुडिशरी के पास रोल ज्यादा आ गया है, उनका स्कोप बहुत ज्यादा वाइड हो गया है, और लोग इससे परेशान हो रहे हैं कि अब देखो ये तो पावर यूसर्प कर रहे हैं, ये तो इनके पास जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ये तो बढ़ती जा रही है, तो बहुत ज्यादा हो गई है। तो लोग जो हैं वो क्रिटिकल हो गए हैं इस चीज के कि लो पीआईएल पे खूब आ रही है। अब जुडिशियल एक्टिविज्म as regards to constitutional cases, they fall under the rubric of what is commonly called judicial review। ठीक है, judicial review at the broadest level, ऊंचे से देखो, अभी मोटा देख लो क्या है। It is any occasion where a court intervenes and strikes down a piece of duly enacted legislation। एक कानून बना जो प्रॉपर तरीके से पास हुआ था,
ड्यूली इनैक्ट हुआ है वो, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट सब तरीके से पास हो गया, आगे चला। वहां पे कोर्ट ने उसको इंटरवीन किया, स्ट्राइक डाउन किया, उस कानून को बंद कर दिया, मना कर दिया। जैसे ये है, ये रहा हमारा जुडिशियल रिव्यू। अब जुडिशियल रिव्यू का अंदर का हिस्सा जो है वो तो जुडिशियल एक्टिविज्म है। जो जेआर के बाहर का हिस्सा है दैट इज जुडिशियल ओवररीच। बस ये ओवररीच है, ये कभी कभी खटकता है लोगों को आंखों में, कई बार ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा खटकता है कि नहीं नहीं ये नहीं करना था जुडिशरी को, जुडिशरी ने ये भी कर दिया वो भी कर दिया, सब करती जा रही जुडिशरी, रुकी नहीं रही है कुछ भी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं 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 इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। जैसे एक बीएल हमारे वडेहरा साहब हैं, इनके बारे में जरा पढ़ना, ये कौन थे पता है? ये एक छोटी सी नौकरी करते थे, मतलब रेलवे बोर्ड में ये क्लर्क थे, बहुत ज्यादा स्टेनो थे, कुछ भी नहीं थे। इसके बाद ये जाते हैं, ये तो इनका 34 साल का करियर में इन्होंने अठन्नी चवन्नी वाले काम किए हैं। इन्होंने उसके बाद आगे चल के ये ट्रेनी ऑफिसर बने हैं किसी छोटी सी मिल में, किसी मोदी मिल में इन्होंने काम किया, मोदी नगर में टेक्सटाइल मिल में। फिर इसके बाद इन्होंने कई आगे चल के और ज़्यादा रोल निभाए हैं, किसी एनसीडीसी में, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करी है इन्होंने। फिर जाके ये कैलिफोर्निया में गए हैं, वहाँ पे जाके ये प्रोफेसर हैं और वहाँ पे ये कई सारे वहाँ पे ये लेक्चर्स लेते हैं। तो इन्होंने अपनी किताब में ये बताया है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, प्लीज मैं कहना चाहूंगा बीएल वडेरा साहब को पढ़ना जरूर, इनके बारे में थोड़ा सा पता करना, इंटरनेट पे कम मिलेगा, ढूंढना अपने आप से। नाउ जस्टिफिकेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, क्या इन्होंने क्या बोला? जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना ड्यूटीज निभाने में, अपना फंक्शन डिस्चार्ज करने में फेल हो जाते हैं, तब ऐसा दिखता है कि सरकारी जितनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका कोलैप्स हो गया है। इट इज अ नियर कोलैप्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इनका काम नहीं हो रहा है इस समय, जब सिटीजन्स ऑफ द कंट्री दे लुक अप टू जुडिशरी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स। जो जॉली एलबी मूवी में लास्ट में जज साहब ने बोला भी था कि आज भी लोगों का भरोसा न्यायपालिका पे जिंदा है, जब लोग बोलते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, यानी कि लोगों का भरोसा है कि वो जुडिशरी के पास जाएंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। और जब प्रशासन, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी तो कोर्ट उनकी बात सुनेगी और न्याय देगी। तब दिस लीड्स टू ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन जुडिशरी टू स्टेप इन फॉर द सफरिंग मासेस। फिर जुडिशरी के पास कोई मौका, कोई उनके पास रास्ता नहीं है सिवाय ये कि वो इंसाफ दें, वो न्याय दें। इमेजिन करो उनकी पीड़ा जो पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते थे। आप इमेजिन कीजिए वो लोग जिन्होंने कभी पीआईएल कोर्ट कचहरी के नाम से वो घबराते थे। फिर उस समय संस्थाएं खड़ी हुई, उस समय प्रेशर ग्रुप्स खड़े हुए, जिन्होंने बोला जुडिशरी से कि सर सरकार तो चोर है, कि सर सरकार काम नहीं करने वाली है, वी वॉन्ट यू टू स्टेप इन, वी वॉन्ट यू टू एक्ट, और प्लीज आप इस पे अपना फैसला दीजिए। तब जुडिशरी ने कई ऐसे केसेस पे फैसला दिए हैं। एनीवे, ठीक है। अब जुडिशियल एंथुसियाज्म, कुछ जजेस भी होते हैं, जजेस लाइक टू पार्टिसिपेट इन सोशल रिफॉर्म्स दैट टेक प्लेस इन चेंजिंग टाइम्स। क्योंकि जज का काम यही नहीं है बस अपने खाली अकेले एकदम सीलन भरे चेंबर में, डार्क चेंबर में बैठ के अपना जजमेंट दे रहे हैं, नहीं। कई जजेस को चाहिए होता है, दे लाइक टू पार्टिसिपेट इन द सोशल रिफॉर्म्स, इन द सोशल इंजीनियरिंग दैट टेक्स प्लेस इन चेंजिंग टाइम्स, एंड इट एनकरेजेस पीआईएल एंड लिबरलाइजेस प्रिंसिपल्स ऑफ लोकस स्टैंडी। जब जजेस कई लोगों से मिलते हैं, कितने बार जाके सेमिनार में जाते हैं, लेक्चर देते हैं, लोगों से भेंट करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि प्रॉब्लम्स और भी हैं, एंड they would very much like to participate in the social engineering, social reforms। और आज के जमाने में ऐसे कुछ जहां पे लेजिस्लेटिव वैक्यूम हो रखा हो, जहां पे कोई कानून है ही नहीं तब तक, certain areas which are not legislated upon, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, विशाखा गाइडलाइंस, इस पे कोई कानून नहीं था, कोई ऐसा कानून नहीं था जो ये कहता था कि पॉश एक्ट कैसा होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट है ये बहुत बाद में आया है। जुडिशरी ने 5-6 साल पहले ही बोला कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, जब तक सरकार इस पर कानून नहीं बना रही फिर तब तक हम बना रहे हैं गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस पूरे देश में फॉलो होंगी। तो तब जब कानून नहीं था, वैक्यूम था, उस किसी टॉपिक के ऊपर कोई कानून नहीं था, तब उस समय जुडिशरी रहती है। सर्टेन एरियाज विच आर नॉट लेजिस्लेटेड अपॉन, देन it is therefore upon court to indulge in judicial legislation and to meet changing social needs। ठीक बात है, आई बात समझ में? यही हो रहा है जुडिशरी के ऊपर। अब तो प्रेशर है कि भाई इट इज therefore upon the court to indulge in judicial legislation, कि कोर्ट अपने आप बताए कि जब तक इनका कानून आता रहेगा ठीक है, जब आएगा ठीक है,
हम बना रहे गाइडलाइंस, और ये गाइडलाइंस फॉलो हो जानी चाहिए। अगर ये फॉलो नहीं हुई, कंटेम्प्ट। फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने ही हैज इटसेल्फ अडॉप्टेड सर्टेन प्रोविजंस व्हिच गिव जुडिशरी एनफ स्कोप टू लेजिस्लेट और टू प्ले एन एक्टिव रोल। ठीक है, संविधान ने भी कई कई मौके पे ये बताया कि जुडिशरी के पास पावर है, जुडिशरी करे ये काम। सुभाष कश्यप जी एक बहुत बड़े ऑथर भी हैं, बहुत बड़े लीगल जूरिस्ट भी हैं। उन्होंने ये बोला है कि कुछ ऐसे मौके होते हैं, कुछ ऐसे सर्टेन इवेंचुअलिटीज होते हैं विच मे बी कंसीव्ड व्हेन द जुडिशरी मे हैव टू ओवरस्टेप इट्स नॉर्मल jurisdiction and intervention in area otherwise falling in domain of legislature and executive। कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पे जुडिशरी को अपना पैर आगे रख के चलना पड़ता है। ऐसे बताती है वो कि नहीं, अब हम आगे आ रहे हैं और अब हम डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। तो ये आगे गए, जब ये अच्छा कब जाएंगे आगे, जब लेजिस्लेचर दे फेल टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब इनसे ना हो पा रहा है, जब हमारी हाईएस्ट टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी हमारा पार्लियामेंट, जब हमारा विधानसभाएं अगर ये नहीं कर पा रही हैं, क्यों नहीं कर पा रही हैं, किसी भी वजह से नहीं कर पा रही हैं, वो हम नहीं जानते। जब इट इज अ हंग लेजिस्लेचर, हंग गवर्नमेंट याद है, हंग पार्लियामेंट याद है, क्या होता है वो, जब माइनॉरिटी सरकार होती है। जब माइनॉरिटी सरकार होती है तो माइनॉरिटी में क्या होता है, गठबंधन की सरकार है, वो जोड़ तोड़ की सरकार है। अब जोड़ तोड़ की सरकार में क्या होगा, कई सारी पार्टियां हैं, वो सारी बैठ के मिलकर उन्होंने मेजोरिटी प्रूव करी है। अब अगर सब पार्टियों की खुशी नहीं रही तो पार्टियां बॉयकॉट कर जाएंगी, पार्टी बॉयकॉट करते ही सरकार का समर्थन चला जाएगा, सरकार चली जाएगी। तो ऐसे में व्हेन द गवर्नमेंट इट प्रोवाइड्स इट इज वीक, जब किसी हंग पार्लियामेंट में या हंग विधानसभा में जब कोई सरकार कमजोर होती है, माइनॉरिटी सरकार होती है। माइनॉरिटी सरकार क्या होती है, जैसे मान के चलते हैं मैंने ऐसे बनाया है और ये है, ठीक है। अब माइनॉरिटी सरकार कैसे बनाऊंगा मैं बनाऊंगा कि अगर मुझे ये प्रूव करना है कि मैं इतने सारे चेंबर्स का राजा बनूं, तो मुझे कम से कम इतने चेंबर चाहिए अपने साथ। ठीक बात है। अब मुझे ये अब मेरे पास खाली है इतना रोल, ये है। अब मैं इनका राजा बनना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने और लोगों से बातें करी। मैंने कहा सर आप मेरे साथ आ जाओ, इन्होंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। फिर मैंने इनसे बात करी, इन्होंने कहा आप मेरे साथ आ जाओगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर इन्होंने मुझसे बात करी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पीएम मैं हूं, अब मैं पीएम हूं, साथ में मैंने इन तीनों के साथ मिलके मैं इस पूरे हॉल का राजा बन गया हूं। ठीक है, मैं इस पूरे ब्लॉक का राजा हूं। अब मैं हूं लेकिन माइनॉरिटी में। बात तो ये सोचो, अगर इनमें से किसी एक ने भी सपोर्ट छोड़ा, मैं गया, मेरा काम खत्म। नाउ अब क्या हो रहा है कि अगर मुझे अपना वर्चस्व बना के रखना है, मुझे पहले तो इन सबको खुश करना पड़ेगा। इनको जब ये जाए भाड़ में, मुझे नहीं परवाह इनकी, ये ना इनकी परवाह है, ना मुझे ना किसी की परवाह है। मुझे खाली इन तीन को खुश रखना है, क्योंकि अगर इन तीन में से कोई भी निपटा मैं तो गया, ये गए तो मैं गया। अब क्या हो रहा है कि कई बार ऐसे हंग पार्लियामेंट में, यही हंग पार्लियामेंट है, अब इसमें सरकार माइनॉरिटी सरकार है, इसमें सरकार बहुत कमजोर दिल वाली है, जरा भी दिन बुरा हुआ ये चल देंगे। तो जब सरकार कमजोर होती है, इनसिक्योर होती है, बिजी होती है इन द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल एंड अनेबल टू टेक एनी डिसीजन विच डिस्प्लीजेस एनी कास्ट कम्युनिटी ग्रुप, किसी पे भी मैंने कोई एक्शन लिया, अब इनमें से किसी को भी भद्दा लगा, बुरा लगा, ये कहेंगे शाम तक का समय है, वापस ले लो, नहीं तो हम चले। लो मेरे से नहीं हो पा रहा काम, मैं क्या काम करूं भी तो कैसे करूं, अगर करना भी है तो नहीं हो पा रहा मुझसे काम। या कई बार ऐसा हो सकता है कि जो लोग पावर में हैं वो पावर में रहना चाहते हैं, वो डरते हैं कभी एक स्ट्रॉन्ग कदम उठाने से, वो घबराते हैं कि वो अपने वोट बैंक को परेशान कर देंगे, वो दोबारा नहीं आ पाएंगे। Those in power may be afraid of taking honest and hard decisions for the fear of losing power, क्योंकि उन्हें एक ही चिंता है री-इलेक्शन की, उन्हें नहीं चिंता है जनहित की, उन्हें नहीं चिंता है कि समाज का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उन्हें बस ये चाहिए कि मैं वापस आ जाऊं, बस। तो जो लोग पावर में हैं वो हर संभव प्रयास करेंगे कि वो पावर में रहें, और इसके लिए वो अपने वोट बैंक को खुश रखेंगे, इसके लिए वो कभी भी कड़वे घूंट नहीं पिएंगे, वो कभी भी हार्ड डिसीजन नहीं लेंगे। जैसे कोई अगर ऐसी सरकार हो जिसको परवाह नहीं हो आगे अगले इलेक्शन की, फिर तो वो कैसे कैसे कदम उठाएगी सोच के देखो जरा आप। तो अब लेकिन वो नहीं उठा रही है, क्योंकि हर सरकार को ये रहता है कि भाई मैं नहीं तो मैं बाहर हो जाऊंगा, और बाहर क्या होऊंगा, मैं बॉयकॉट हो जाऊंगा, किसी स्टेट किसी कहीं भी मैं नहीं जा पाऊंगा। तो कई बार कदम नहीं उठा पाती सरकार, कई बार सरकार हमारी कमजोर होती है, जब ये लेजिस्लेचर अपने जिम्मेदारी से भागते हैं, तब ऐसे केस में
जुडिशरी हमारी एक्टिविस्ट का रोल प्ले करती है कि जब कोई नहीं है तो फिर हम हैं, लाओ मुझे बताओ, हम कर देंगे सॉल्व, कौन नहीं मान रहा, लाओ दिखाओ, ऐसे करके। जब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दे फेल टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जब इनसे ना हो पा रहा, जो इनको यही जो काम दिया है, यही एक रोल दिया है, इनसे वो नहीं हो पा रहा है, देन जुडिशरी हैज टू कम। जब द कोर्ट ऑफ लॉ इज मिसयूज्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग ऑथोरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी गवर्नमेंट, कुछ याद आया इससे समय, कोई समय था ऐसा, नाउ फॉर अल्टीरियर मोटिव्स एज वाज सॉट टू बी डन ड्यूरिंग द इमरजेंसी एबरेशन, इमरजेंसी के समय में जब कैसे जजेस को सुपरसीड करके अपने हिसाब से जज बना दिए गए, सीजेआई दूसरे बन गए, तब ऐसा समझ में आया कि एक ऑथोरिटेरियन पार्लियामेंट्री पार्टी गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक न्यायपालिका को अपने मतलब के लिए, अपने पर्सनल गेन्स के लिए उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ को मिसयूज किया, ठीक है, जैसे पहले हुआ था। अब समटाइम्स द कोर्ट्स देमसेल्व्स नोइंगली और अननोइंगली दे बिकम विक्टिम्स ऑफ ह्यूमन एरर, मतलब ह्यूमन, ऑल टू ह्यूमन वीकनेसेस ऑफ क्रेज फॉर पॉपुलिज्म, पब्लिसिटी, प्लेइंग टू द मीडिया एंड इसके अलावा हॉगिंग द हेडलाइंस। कई बार जुडिशरी एक्टिविज्म इसलिए भी दिखाती है, नहीं तो कहीं चर्चा से गायब ना हो जाए, तो अब लेकिन ठीक है, अगर ऐसा भी है तो कम से कम एक्टिविज्म दिखा तो रही है, भला कर तो रही है। तो कई बार कोर्ट्स जो होते हैं, क्योंकि कोर्ट में कौन है, इंसान ही तो है, जज इंसान ही तो है आखिर में, माय लॉर्ड, तो माय लॉर्ड तो खैर हम बोल रहे हैं उनको भगवान, वो तो कहने की बात है, अदरवाइज तो वो भी वही रोटी खाते हैं जो हम खाते हैं। अब लेकिन कुछ जजेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि यार मैं ऐसा कुछ अगर बयान दे दूं, कुछ रिमार्क दे दूं, तो क्या पता मैं बाद में पॉपुलर हो जाऊं, मेरी पब्लिसिटी हो जाए, हो सकता है बाद में चुनाव जीत जाऊं, ये भी तो हो सकता है, क्या पता, कुछ उनके अपने कुछ भी हो सकते हैं मोटिव। खैर, अब ये हैं वो सारे एक्टिवेटर्स, वो सारे प्रेशर ग्रुप्स। तो उपेंद्र बख्शी जी ने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है, इन्होंने बताया है कि देखो, अगर आप ऐसे ग्रुप्स के बारे में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये होते हैं एक्टिवेटर्स, कैटलिस्ट, ये होते हैं जुडिशरी के एक्टिविज्म को एक्टिवेट करने वाले। ये जाके पीआई डालेंगे और जुडिशरी जो है एक्टिवेट हो जाएगी, जुडिशरी खड़ी हो जाएगी, ला अब करते हैं, ला पीआई ला तो गई, इसी का वेट था, बस ये नहीं आ रही, पीआई का वेट कर रहे थे। अब ये इन्होंने बताया है कि ऐसे फॉलोइंग टाइपोलॉजी ऑफ सोशल या ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं जो एक्टिवेट करते हैं जुडिशियल रिव्यू को। क्या क्या? सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, ये जो सिविल राइट्स के लिए जो आंदोलन करते हैं, जो लोग खूब जाते हैं, खूब अन्ना हजारे या कोई ऐसे कुछ भी जो लोग हो सकते हैं। पीपल्स राइट्स एक्टिविस्ट, जिनको कुछ चेंज चाहिए होता है, जो लोग ऐसी काम करते हैं। कंज्यूमर राइट्स ग्रुप, जैसे हमारे कंज्यूमर राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब इन्होंने जाके आंदोलन किया, इन्होंने जाके सरकार में पीआईएल डाली, सॉरी कोर्ट में पीआईएल डाली, इन्होंने जाके बोला कि कराओ इसको सॉल्व करो, देखो सही नहीं कर रही है हमारी, तो करेंगे। मैं कुछ बोलना भी नहीं चाह रहा यहां पे कुछ भी। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, गिरमिटिया मजदूरी, इसे हम कहते हैं कि इंडेंचर्ड सर्विट्यूड, जो ऐसे कुछ लेबर ग्रुप्स भी होते हैं जो इनके लिए काम करते हैं, बॉन्डेड लेबर ग्रुप्स। और आप इस फोटो को देखो जरा एक बार, मुझे इस फोटो को देख के जरा मुझे ये बता दो कि क्या इनके बेटे या बेटी को मोटिवेशन की जरूरत है पढ़ाई करने के लिए? नहीं, मोटिवेशन की जरूरत इनको नहीं है। मोटिवेशन इनको रोज सुबह दिखता है जब इनके फादर जाते हैं मजदूरी करने, क्योंकि अगर मजदूरी करने नहीं जाएंगे तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। और मोटिवेशन हम जो ढूंढते हैं कि यार हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर लें, इनके बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। इनके बच्चे को पता है कि अगर मुझे अपने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इसका एक ही रास्ता है पढ़ाई, इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो वो बच्चा पढ़ाई करता है, और वही बच्चा हर साल एक ना एक सिलेक्शन में, न्यूज़ में, रिजल्ट में, फिर न्यूज़ में छाता है कि मजदूर का बेटा आईएएस बना, रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बना। उनको क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, उनको क्या मोटिवेशन देखना पड़ता है क्या कहीं ऐसे रील्स वीडियोस किसी में कहीं पे? नहीं, उनका ना कोई दोस्त है, उनका ना कोई सगा है, उनका ना कुछ है। उन्हें ये पता है कि यार मेरा समाज मेरा दुश्मन है, समय मेरा दुश्मन है, और मुझे इसको हराना है। तो खैर ठीक है, ये अलग टॉपिक है। आई एम वेरी सेंसिटिव टू पीपल हु डू हार्ड लेबर। एनीवे, सो सिटीजन्स फॉर एनवायरमेंटल एक्शंस। अब कुछ ऐसे सिटीजन्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं, जो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे, हम आने वाली पीढ़ी के लिए
कैसा दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, कैसा ग्लोब छोड़ के जाएंगे। तो हमें आज उसके लिए काम करना पड़ेगा, आज हम उसके लिए कदम उठाएंगे। अब जो लोग ऐसे ही कामों के लिए पेड़ डालते हैं, यही पराली जलाना, यही हमारा जो स्मॉग अभी आने वाला है दिल्ली में, अब सर्दियां आएंगी, अभी देखना क्या होगा। फिर इसके बाद सिटीजन ग्रुप्स अगेंस्ट लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो जुडिशरी से एक इंपॉसिबल टास्क करवाना चाहता है। क्या कि बहुत बड़े बड़े जो इरिगेशन प्रोजेक्ट होते हैं, इन पे आप सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर फाइल कर दो। क्या क्या ऑर्डर फाइल कर दो? सीज एंड डिसिस्ट, सीज एंड डिसिस्ट। ये एक ऑर्डर होता है जब कोर्ट ऑर्डर पारित करती है कि जो काम चल रहा है उस पर स्टे लगाओ, रोक दो उसको वहीं के वहीं, जो भी जितना हो गया वहीं के बंद करो, स्टेटस को आ जाओ और जरा दिल्ली आओ जरा बात करें तुमसे, क्या कर रहे हो, क्यों किया ये। तब ये बहुत बड़ा टास्क होता है, पर ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता है, मुश्किल से होता है पर हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट आता है राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप्स। ऐसे बच्चे जो किसी ना किसी तरह से शोषण का शिकार हुए हैं, एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, किसी ना किसी फॉर्म में उनके साथ हरासमेंट, तो ऐसे बच्चों के लिए एक ग्रुप भी है जो ये इसी काम में रहता है। जैसे कैलाश सत्यार्थी जी का जो फाउंडेशन है, तो वो ऐसे बच्चों के लिए सेवा करता है। पावर्टी राइट्स ग्रुप्स, जो लोग आज 2 वक्त का खाने के लिए परेशान हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं। ठीक है। कस्टोडियल राइट्स ग्रुप्स, जो लोग कस्टडी में हैं, चाहे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो, चाहे जेल में हो, चाहे किसी और तरीके से वो कस्टडी में है, चाहे जुडिशियल हो कस्टडी, चाहे पुलिस कस्टडी हो, तो उनके अधिकार, क्योंकि इंसान तो वो भी है, अब क्योंकि वो ह्यूमन है, इंसान के रूप में जन्म तो लिया है, भले ही वो इंसानियत वाले काम नहीं किए उन्होंने, ठीक बात है, पर अगर वो ह्यूमन है, जब तक वो इंसान है, जब तक वो जिंदा है, तब तक उनके कुछ अधिकार हैं। क्या है कि साहब, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जीने तो दो बस। राइट टू लाइफ उनका कब छिनेगा? when the right to life can only be taken by procedure established by law। ठीक है, जब तक वो जिंदा है तब तक उनके लिए अपने कुछ राइट्स हैं। विमेन्स राइट्स ग्रुप्स, इजराइल हमास, अभी कितना हम देख रहे हैं कि हमास ने जो इस समय एक मोड ऑफ वॉरफेयर चुना है, वो चुना है वीक, कमजोर, जो शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग है, औरतों के ऊपर अत्याचार करके। तो जो लोग औरतों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो औरतें इसका शिकार होती हैं, उन औरतों के लिए एक ग्रुप, कई सारे ग्रुप काम करते हैं। इंडिजिनस पीपल्स राइट्स ग्रुप्स, कई इंडिजिनस पीपल जो अपने एक घर में, जो अपने एक फॉरेस्ट में, जंगल में, कहीं ना कहीं अपने कहीं आइलैंड पे, कहीं ना कहीं जो भी रहते हैं, पहाड़ी पे, वैली में, कोई कुछ घाटी में, तो उनको बोलते हैं इंडिजिनस पीपल। ये इसी जंगल के निवासी हैं, कबीले के निवासी हैं, आदिवासी हैं, जो भी हैं, तो ये लोगों के अपने कुछ अधिकार हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं ये लोग। अब इनके अपने जो अधिकार हैं, ये लोग अपने अधिकारों को एंजॉय कर सकें, अपने कल्चर परंपरा को बनाए रखें, जो करना है इनको करें, तो इनके लिए भी काम करने वाले लोग भी हैं, ये होते हैं। बार बेस्ड ग्रुप्स, जो लॉयर एसोसिएशन, हमारी लॉयर एसोसिएशंस जब कोई एक्शन लेती है। मीडिया ऑटोनॉमी ग्रुप्स, कई मीडिया हाउसेस के ग्रुप्स भी होते हैं जो जाके पीआर डलवाते हैं कि साहब देखो हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा जो वकील, हमारा जो हमारा रिपोर्टर है उसको ले गए जेल में, और क्यों? क्योंकि उन्होंने खाली रिपोर्टिंग करी है इस बात पे। अब असॉर्टेड लॉयर बेस्ड ग्रुप्स, ये थोड़ा एलिटिस्ट ग्रुप है। कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, जो ज़्यादा फेमस होते हैं, जो ज़्यादा बड़े लॉयर होते हैं, जिनकी फीस ज़्यादा होती है, जो एक हियरिंग में जाने के लिए काफ़ी सारा पैसा लेते हैं, तो उनका जो ग्रुप होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कई बार इनकी बात पहले सुन ली जाती है, इनकी बात का सम्मान भी होता है, इन्होंने कई किताबें लिख रखी होती हैं, तो जाहिर बात है जब भी कोई बात बोलेंगे उस बात में वजन होगा, उस बात का वेटेज होगा। फिर इनका अपना ग्रुप है। ऐसे कुछ इंडिविजुअल पिटिशनर्स जो असॉर्टेड हैं, जो मतलब असॉर्टेड चॉकलेट जैसे होती है, असॉर्टेड चॉकलेट माने कोई महंगी चॉकलेट, बढ़िया चॉकलेट। अब असॉर्टेड इंडिविजुअल पिटिशनर्स, राम जेठमलानी जी या कपिल सिब्बल जी, तो ये बड़े लॉयर्स हैं, ये इनका बहुत ज़्यादा दबदबा है लॉ के फील्ड में। तो अब जब ये कोई पीएल डालते हैं, कोई जब अपना काम करते हैं, तो वो उसकी ज़्यादा फिर अहमियत भी है। अब आगे चलो, जुडिशियल एक्टिविज्म का अपना एक कुछ एप्रीहेंशंस भी हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म के कुछ फियर्स भी हैं लोगों में। तो उपेंद्र बख्शी जी ने ही बोला है कि जब आप फियर पढ़ना तो इस तरीके से पढ़ना, आइडियोलॉजिकल फियर, एपिस्टेमिक फियर्स, ये सारे क्या होते हैं। अब इन्होंने कहा है कि देखो मुझे समझ में आ रहा है
कि ये फैक्ट तो है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है थोड़ी सी ऊंची चीज है। अब दिस फैक्ट एंटेल्स इन्वोकेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फियर्स, कि ये जो फैक्ट है कि दैट जुडिशियल एक्टिविज्म इज पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू है तो है। अब इस फैक्ट की वजह से कुछ फियर्स इन्वोक होते हैं। अब दिस इन्वोकेशन इज डिजाइंड टू ब्रिंग मोर इनटू ए नर्वस रैशनैलिटी अमंग इंडियाज मोस्ट कॉन्शियंशियस जस्टिसेस। लॉ की बात है, खाली कोर्ट है, इसको आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है क्रिटिसिज्म पढ़ने की। उस पर चलते हैं सीधा। आइडियोलॉजिकल फियर्स क्या है? आर द यूसर्पिंग पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव और ऑफ अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस इन सिविल सोसाइटी। ये एक फियर है लोगों में कि क्या ये कोई अपना आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर तो नहीं लड़ रहे हैं इन बाकी ऑर्गन्स के साथ, जजेस हमारे। या एपिस्टेमिक फियर्स, नॉलेज वाली बात कि क्या इनको नॉलेज है भी, डू दे हैव इनफ नॉलेज इन इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ मनमोहन सिंह जी। मतलब इन्होंने खासकर अपनी किताब में जिक्र ऐसे ही किया है, तो इसको ऐसे ही लिखा भी गया है कि क्या इनको मनमोहन सिंह जी वाली इकोनॉमिक नॉलेज है जजेस को, या इनको साइंटिफिक मैटर्स की नॉलेज है जैसे हमारे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के पास होती है, या जैसे हमारा CSIR है। तो हमारे इन्होंने तो काफी ड्रामेटिक वर्ड यूज किए हैं। क्या क्या? जैसे इन द इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ मनमोहन सिंह जी, इन साइंटिफिक मैटर्स ऑफ जार्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट्स, या द कैप्टन ऑफ CSIR एंड सो ऑन। तो इन्होंने जार, कैप्टन ऐसे वाले वर्ड यूज किए हैं। जार माने होता है, जार माने कौन होता है? जार माने क्या होता है? मैं नहीं बता रहा नहीं बता रहा हूं, ठीक है। USSR का जो प्रेमियर होते थे, उप्स, ठीक है, हाँ, ये जो प्रेमियर होते थे USSR के, जो जैसे आज पुतिन है, तो पुतिन आज के जमाने में मॉडर्न रशिया का जार है, ठीक है। अब लास्ट जार कौन थे USSR के, पता है क्या? ठीक है, अब आगे चलो। मैनेजमेंट फियर्स, कुछ ऐसे फियर्स भी होते हैं कि आर दे डूइंग जस्टिस बाय एडिंग टू दिस काइंड ऑफ लिटिगेशन वर्क लोड टू अ सिस्टम ऑफ स्टैगरिंग और ग्रोथ ऑफ एरियर्स। कि क्या हो रहा है, जनता अपना काम कर रही है, सरकारें अपना काम कर रही हैं, कंपनियां अपना काम कर रही हैं, सारे कॉर्पोरेशन चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। ये अपने न्याय देने की प्रक्रिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बस खाली लिटिगेशन वर्कलोड बढ़ाए पड़े हैं, साथ में काम चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, GDP बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इन्होंने बीच में क्या किया? जस्टिस दिलवाने के लिए, न्याय दिलवाने के लिए दे दी अपनी एक लिटिगेशन। ये लो, ये भी है साथ में। कुछ लेजिटिमेट फियर्स भी होते हैं। आर नॉट दे कॉजिंग डिप्लीशन ऑफ देयर सिंबॉलिक एंड इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी? जब ये अपना ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, जब बाय पासिंग ऑर्डर्स इन द PIL which the executive may bypass or ignore, would not the people's faith in democracy, in judiciary, a democratic recourse be thus eroded? तो ये कह रहे हैं, उपेंद्र बख्शी जी ने बोली एक बात कि अगर ये PIL के जरिए जब अपना जस्टिस का ये एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं जजेस, तब आर दे नॉट कॉजिंग देयर डिप्लीशन ऑफ देयर सिंबॉलिक अथॉरिटी, जो इनकी इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी है, जो इनका एक डर होता है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का, लोअर कोर्ट्स का डर तो है लोगों में, क्योंकि लोग डरते हैं, सिस्टम डरता है कि यार कोर्ट की बात माननी चाहिए, यार कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो कंटेम्प्ट लगा देगी, जेल हो जाएगी। फिर अब क्या होगा, अगर ये बार बार हर दूसरे तीसरे दिन PIL के थ्रू ये अपने ऑर्डर पास कर रहे हैं और वो ऑर्डर सरकार ना माने, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या तो उसको ना माने या उसको बाईपास कर जाए, उस ऑर्डर को इग्नोर ही कर दे, लो नहीं मान रहे, तब क्या लोगों का भरोसा जुडिशरी पे से उठ नहीं जाएगा? क्योंकि जुडिशरी क्या है उनके लिए? एक डेमोक्रेटिक रिकोर्स है उनके लिए, एक लोकतांत्रिक रिकोर्स है कि जब सरकार, प्रशासन, पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी तब जुडिशरी सुनेगी। और जुडिशरी अगर रोज रोज ये करेगी तो सरकार उनकी बात नहीं मानेगी जुडिशरी की, कि आपको तो रोज ही कुछ ना कुछ ऑर्डर देना, हम नहीं मान रहे। अब एक डेमोक्रेटिक फियर भी है। इज इट अ प्रोफ्यूजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नर्चरिंग डेमोक्रेसी और डिप्लीटिंग इट्स पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर? कि जब इतनी ज्यादा PIL जल रही हैं, PIL पे PIL पढ़ रही हैं, हर दिन पढ़ रही हैं, 200 PIL ला रही हैं एक हाई कोर्ट में हर दिन, कब तक? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये लोकतांत्रिक है कि हर दिन इतनी ज्यादा PIL आ जाएं कि हर दिन ऑर्डर, एक्शन, डिक्री, सब चीजें पास हो रही हैं, फैसले हो रहे हैं, वर्डिक्ट, सब कुछ रोज ही रोज हो रहा है? या बायोग्राफिक फियर्स, what would be my place in national affairs after superannuation if I overdo this kind of litigation? अगर अगर मैं रोज रोज ये काम कर रहा हूं तो मेरी क्या पोजीशन रह जाएगी नेशनल अफेयर्स? या क्या मैं ज्यादा कहीं चर्चित तो ना हो जाऊं, कहीं मुझे ज्यादा फिर प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो।
नाउ एग्जांपल्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, आई वुड स्टार्ट विद विशाखा। जब विशाखा एक मतलब इमेजिनरी नेम है, नाम तो कुछ और था। तो जब विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 में जब गाइडलाइंस आई थी, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाया था। और केशवानंद भारती केस हो, मनेका गांधी केस हो, नालसा केस हो, मैं इस केस की बात करता हूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब 1997 में खड़े होकर बोला इनफ इज इनफ, ऐसा दुर्दांत अपराध जो हुआ है, इसके खिलाफ हमें हमारे लॉ में, आईपीसी में कोई कहीं सेक्शन नहीं है। हम नई गाइडलाइन दे रहे हैं, पार्लियामेंट चाहे, हम इनसे कितने समय से कह रहे थे, इन्होंने नहीं किया है, अब हम बना रहे हैं गाइडलाइंस। और हम बना रहे गाइडलाइंस, अब ये गाइडलाइंस पूरे देश में फॉलो होंगी। पार्लियामेंट का अपना एक्ट आया 6 साल में। तो दिस वॉज दैट थिंग कि जुडिशरी का एक्टिविज्म था ये। केशवानंद भारती केस, ये सारे एग्जाम्पल हैं। नालसा केस, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, थैंक यू इंडियन जुडिशरी। और मनेका गांधी जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इस केस में भी ऐसे केसेस थे भैया। इसमें खूब बोला गया कि हाँ ये तो जरूरी है। जुडिशियल रिस्ट्रेंट, अभी मैंने बताया था, सेल्फ कंट्रोल। नाउ एक्टिविज्म एंड ये जो रिस्ट्रेंट है, दे आर टू ऑल्टरनेटिव्स ऑफ जुडिशियल फिलोसफीज इन द यूएस। अब ये बात सारी यूएस की करेंगे। अब यहां से क्या हो रहा है, those who subscribe to judicial restraint contend that the role of judges should be scrupulously limited। जो लोग ये मानते हैं कि हम जुडिशियल रिस्ट्रेंट की तरफ हैं, जो लोग जुडिशियल एक्टिविज्म को कहते हैं ये खराब चीज है, तो वो लोग कहते हैं जुडिशियल रिस्ट्रेंट ही बढ़िया चीज है, जुडिशियल रिस्ट्रेंट बेस्ट है। और जो रोल ऑफ जजेस है, जो जजेस का जो भी रोल है, वो उसको लिमिट करो। उनकी जॉब है खाली टू से कानून क्या है, जो कानून है, लॉ, जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, आप उसको छोड़ दो जिन लोगों के पास प्रॉपर अथॉरिटी है उसकी। जैसे कौन? लेजिस्लेटर्स और एग्जीक्यूटिव्स। ये अथॉरिटी कानून बनाने की इनके पास है, आपका काम है टू ये बताना कि लॉ क्या है। अंडर नो सर्कमस्टांस जजेस शुड अलाउ देयर पर्सनल पॉलिटिकल व्यूज, जो उनके पर्सनल, उनके राजनीतिक व्यू जो भी हैं, एंड पॉलिसी एजेंडाज, टू कलर देयर जुडिशियल ओपिनियंस। क्योंकि उनका, वो न्यायमूर्ति हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो न्याय उनको देना उनका एक रोल है। अब उसमें वो बाई पार्टीजन होके उन्हें काम करना पड़ेगा, न्यूट्रल रह के काम करना पड़ेगा। किसी एक तरफ झुकाव होके उनका जो उनका मन हो, ऐसा नहीं चल सकता है। उन्हें जुडिशियल ओपिनियन देनी है न्यूट्रल, कानून के साथ, समय एकदम जो सफेद सच्ची बात हो वही। नाउ दिस व्यू होल्ड्स दैट द ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द ऑथर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएस, जो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, एंड इट्स अमेंडमेंट नोएबल एंड मस्ट गाइड द कोर्ट्स। कि हाँ, जब ये जो लोगों का व्यू है, जो लोग जुडिशियल रिस्ट्रेंट की ज्यादा तारीफ करते हैं, जो लोग जुडिशियल सेल्फ कंट्रोल की ज्यादा तारीफ करते हैं कि जुडिशरी को ज्यादा अपना और ये चौड़ ना दिखाए, और जुडिशरी अपना खाली अपना ये बताए कानून क्या है, कानून बनाने का काम कानून बनाने वालों के लिए छोड़ दे। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ओरिजिनल इंटेंट भी यही था, इन लोगों का ऐसा कहना है। ठीक है, नाउ आगे चलो। जुडिशियल रिस्ट्रेंट जब जो आया था, तो उसमें कई बार एक बुक है इनकी, इलेन की, तो उस बुक में, या ईएन की, तो उस बुक में कई बार बताया गया है कि कोर्ट इज बेसिकली अनडेमोक्रेटिक। कोर्ट में जो जज गए हैं, ये इलेक्ट होके नहीं गए, चुन के नहीं गए हैं जनता के यहां से, नॉन इलेक्टिव एंड प्रिज्यूमेबली नॉन रिस्पॉन्सिव टू द पॉपुलर विल ऑल्सो। ये पहली बात तो चुन के नहीं गए, ठीक बात है, अनइलेक्टेड है ये। दूसरा, अगर जो पॉपुलर विल है, हो सकता है ये उसको रिस्पॉन्स ही ना दे, हो सकता है ये उसको ऑनर भी ना करें। पॉपुलर विल कह रही है कि, पॉपुलर विल माने जनता की आवाज कह रही है उतरो गद्दी से, ये कहेंगे हट नहीं उतरेंगे, अभी तो आगे बैठे हम, अब कैसे उतरेंगे। दूसरा, क्वेश्चनेबल ओरिजिन्स ऑफ द ग्रेट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अ पावर नॉट स्पेसिफिकली ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में तो लिखा नहीं था जुडिशियल रिव्यू, ये तो 1803 में मार्बरी वर्सेस मैडिसन, मार्बरी कौन थे, मैडिसन कौन थे, मैं पूछूंगा बार बार आगे भी। तो उन ऐसे केस के दौरान जब जुडिशरी ने अपने आप से डिवाइस की हैं ये सारी पावर, ये सारी गतिविधियां, जुडिशियल रिव्यू, तो इसका ओरिजिन क्वेश्चनेबल है। तीसरा, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसको कैसे भूल जाओगे, तुम्हारा काम ही सेपरेट किया गया है, तो तुम काहे को पूरा थर्ड चेंबर बने पड़े हो लेजिस्लेचर के, तुम काहे को सुपर लेजिस्लेशन कर रहे हो, तुम क्यों आर्बिटर हो सोशल पॉलिसी के, मत करो ये सब। कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द नेशन एंड द स्टेट्स रिक्वायर्स
ऑफ द कोर्ट डेफरेंस टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड ऑफिशियल्स। कि जब हमने ये फेडरलिज्म की हमारी जो हमारा संघवाद जो भी है, हमने जब इसको पूरा इतना बड़ा चौड़ा बनाया, हमने पावर्स को नेशन स्टेट लेवल पे डिवाइड किया है, तब कोर्ट के पास, तब कोर्ट से ये उम्मीद है कि कोर्ट भी अपने अपने जो इनके जो अपने जो इन्होंने एक्स्ट्रा पावर रखी हुई है उनको डेफर कर दे टुवर्ड्स द एक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड जो भी अपना ऑफिशियल्स है उनको। चौथा सॉरी, नॉन आइडियोलॉजिकल बट प्रैग्मेटिक एजम्पशन क्या है? वो ये है दैट सिंस द कोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन कांग्रेस, क्योंकि कोर्ट डिपेंडेंट है कांग्रेस पे अपने खर्चे के लिए, अपनी पावर के लिए, क्योंकि कोर्ट ने ही अपने जजेस एक्ट देखा हुआ है, चाहे कांग्रेस हो चाहे इंडिया हो। कांग्रेस माने वहां की पार्लियामेंट, इंडिया की पार्लियामेंट यानी संसद। तो दोनों ही जगह पे जो कोर्ट है इट इज डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, कि आप हमारा जुरिडिक्शन बना देते हो, आप जुरिडिक्शन हमारा तय कर देते हो। कल को जुडिशरी का जुरिडिक्शन हो सकता है पार्लियामेंट कह दे कि नेपाल में भी लगेगा, नेपाल हमारा एक और स्टेट है, लो ठीक है। या मान लो वो याद है आदित्य लैंड, तो आदित्य लैंड एक नया लैंड है। अब उस आदित्य लैंड जो मैंने भूटान से लेके आया था, उस आदित्य लैंड पे मैंने आके सरकार को बोला लो सरकार एक और आपका स्टेट मैं ले आया और ये रही, तो सरकार बोलेगी वाह बेटा वाह ठीक है। फिर अब इस नए जुरिस्डिक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट का या कौन से हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन इस पे लगेगा, तो ये तय करेगी कौन? पार्लियामेंट। अब यानी कि जब संसद पे आप डिपेंडेंट हो, ये एक नॉन आइडियोलॉजिकल प्रॉग्मेटिक एजम्पशन है ये, कि जब आप इन पे डिपेंडेंट हो तब अपने रिसोर्स के लिए, अपने जुरिस्डिक्शन के लिए, जाहिर है इनकी सुन लो तब। एंड डिपेंडेंट ऑन पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑल्सो। कल को अगर जनता खड़ी ही हो गई, कल को अगर यूएस के 50 करोड़ लोग खड़े हो गए, अब वो सब कह दिए हम नहीं मानते जुडिशरी को, तब क्या करोगे? ऐसे में यानी कि हम कांग्रेस पे डिपेंडेंट हैं, हम अपने जुरिडिक्शन के लिए, अपने रिसोर्सेज के लिए, अपने पब्लिक एक्सेप्टेंस के लिए, फॉर इट्स इफेक्टिवनेस। तुम्हारी इफेक्टिवनेस तभी है जब तक हम तुम्हें मान रहे हैं। देन इट ऑट नॉट टू ओवरस्टेप इट्स बाउंड्रीज विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। क्या आपको पता होना चाहिए, अगर आप ज्यादा अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हो, अपने कदम आगे ला रहे हो लेजिस्लेशन के दरवाजे के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए रिस्क क्या है। सोच लो, आपका डिपेंडेंस हमारे ही ऊपर है। पब्लिक जब तक आपको एक्सेप्ट कर रही है, जब तक आपको सलाम कर रही है, तभी तक आपका सारा लॉर्डशिप है, नहीं तो लॉर्डशिप आपकी फिर हो भी जाएगी खत्म। खैर ठीक है, ये यूएस की बात है। एरिस्टोक्रेटिक नोशन भी है, वो ये है कि बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ, आप एक कोर्ट ऑफ लॉ हो एंड इनहेरिटर एंड कस्टोडियन ऑफ द एंग्लो अमेरिकन लॉ लीगल ट्रेडिशन, इट ऑट नॉट टू गो टू फार टू द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स लॉ, क्योंकि पॉलिटिक्स में आप चले जाओगे। अब ब्रिटेन में जो कोर्ट ऑफ अपील्स है, बैठे रहते हैं वो, वहां कुछ नहीं, वहां पार्लियामेंट है, वहां जो है वो पार्लियामेंट है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं उनके यहाँ। तो अब अगर हम एंग्लो अमेरिकन लीगल ट्रेडिशन ही देखें, तो जाहिर बात है कि आप एक कोर्ट ऑफ लॉ हो, आप इनहेरिटर हो, कस्टोडियन हो हमारे सारे एंग्लो अमेरिकन सारे लीगल जो परंपराओं के, देन जाहिर बात है यू शुड नॉट गो टू फार टू द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मत करो बेटा, यानी कि लॉ बीइंग द प्रोसेस ऑफ रीजन एंड जजमेंट। बस लॉ क्या है? लॉ है प्रोसेस ऑफ रीजन एंड जजमेंट। और पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स इज बीइंग कंसर्न ओनली विद द पावर एंड इन्फ्लुएंस। दोनों चीज अलग अलग है। आप जा रहे हो पॉलिटिक्स में, नॉट अलाउड, नॉट एक्सेप्टेड ऑल्सो, और नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड ऑल्सो। मत करो ये सब काम। तो फिर आगे चले, सुप्रीम कोर्ट की हमारी ऑब्जर्वेशन देखो। 2007 में केस आया था। केस क्या था? डिविजनल मैनेजर अरावली गोल्फ वर्सेस चंद्रहास एंड अदर्स इन दिसंबर 2007। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला लोअर कोर्ट्स को कि ए बेटा जुडिशियल रिस्ट्रेंट हो गया, बहुत तुम कूद रहे हो, मत करो, इतना मत करो, इतना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यू शुड नॉट टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेचर, सेइंग दैट देयर इज अ ब्रॉड सेपरेशन ऑफ पावर्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ईच ऑर्गन ऑफ द स्टेट मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड शुड नॉट एंक्रोच ऑन अदर्स डोमेन। जो बात हमारी संविधान ने कितने समय से कह रही है, जो बात हमारा पार्लियामेंट, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा फेडरलिज्म, जो हमारा जितना भी सब कुछ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में सम अप कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटा ये काम हमारे नहीं थे, क्यों 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 इतना उत्पात मचा रहे हो, क्या उदम कर रहे हो, मत करो। अब यहाँ पे जब ये फैसला दे रही थी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऑब्जर्वेशंस नोट किए। तो इनकी बेंच ने बोला कि देखो
जस्टिस के नाम पे, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे जजेस कैन नॉट क्रॉस देयर लिमिट्स एंड ट्राई टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो बाकी दोनों ऑर्गन्स को के पास जो उनके जो केसेस हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो तुमने ले लिए हैं। रॉन्ग। जज जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पे ये नहीं करोगे आप। जजमेंट आपके जज उनको बता रहे हैं सरकार को कि नहीं नहीं सुबह उठना 10 बजे, 11 बजे तक ऑफिस में आ जाना, ये सब मत करो, ठीक है, ये तुम्हारा काम नहीं है। तीसरा, बेंच सेड जजेस मस्ट नो देयर लिमिट्स एंड नॉट ट्राई टू रन द गवर्नमेंट। साफ बात है, आपका काम सरकार चलाना नहीं है, सरकार चलाना का काम सरकार का ही है, ठीक है। दे मस्ट हैव मॉडेस्टी एंड ह्यूमिलिटी एंड नॉट बिहेव लाइक एम्परर्स। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जजेस के दिमाग में कुछ कुछ होने लगता है कि हम तो जज हैं, हम तो, जैसे वो कॉमेडियन ने बोला भी था, अरे जज है वो, बहुत बड़ा जज है वो, जबान से पोछा लगवा देगा। तो कई बार लोगों को लगता है कि वो जज बन गए हैं तो वो सब कुछ, उनके पास बहुत बड़ी पावर है। खैर, कोटिंग फ्रॉम द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बुक है मोंटेस्क्यू की। मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, फ्रेंच लॉ स्कॉलर थे। तो इनकी किताब में भी कई बार एक कोट भी है इनकी बहुत फेमस, कि दोज हु मेक द लॉ विल नॉट इंप्लीमेंट द लॉ एंड दोज हु इंप्लीमेंट द लॉ विल नेवर पनिश द पर्सन हु इज ब्रेकिंग द लॉ। तो तीनों सेपरेशन ऑफ पावर, तीनों चीजें उसमें। अब यही वो कोट है, क्या लिखूंगे दोबारा से? दोज हु मेक द लॉ, लिख देता हूं उसको, ये भूल जाओगे आप। दोज हु मेक द लॉ, जो कानून बना रहा है, मतलब कौन बनाने वाला, कौन हुआ? पार्लियामेंट। विल नॉट इंप्लीमेंट, ठीक है, विल नॉट इंप्लीमेंट इट, वो उसको इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा। इंप्लीमेंट कौन करेगा फिर? इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। अब दोज हु इंप्लीमेंट, इंप्लीमेंट कर देते हैं इसको, इंप्लीमेंट, जो कानून का पालन करवा रहा है, इंप्लीमेंट द लॉ, विल नॉट पनिश, विल नॉट पनिश दोज हु ब्रेक द लॉ, दोज हु ब्रेक द लॉ। अब ये बोल रहे गया। अब आप सोचोगे कि यार लेकिन इंप्लीमेंट कराने वाली बॉडी एग्जीक्यूटिव है, वही पुलिस है, वही प्रशासन है, तो यानी कि सजा तो वो दे रही है। वो सजा कैसे दे रही है? ले गए जेल में, ले गए, दे दी, थर्ड डिग्री टॉर्चर कर दिया, वो सब कर दिया, तो वो पनिशमेंट नहीं है, वो पनिशमेंट कोर्ट से मिलती है। फिर आप जाते हो एग्जीक्यूटिव की जेल में वापस से, हु ब्रेक द लॉ, ठीक है। तो तीनों चीजें अलग अलग। अब जो पनिश करने वाली कौन तीसरी बॉडी हो गई फिर वो कोई? तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इसी जजमेंट में कि देखो, जो स्पिरिट ऑफ लॉज, जो बुक है मोंटेस्क्यू की, वो बिल्कुल करेक्ट है, एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट मेंटेनिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये गलत बात है। बेंच सेड दैट वार्निंग इशू बाय मोंटेस्क्यू इज एप्रोप्रिएट एंड टाइमली फॉर इंडियन जुडिशरी टुडे। आज एकदम सटीक बैठ रही है इनकी बात, और ये कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी बात लिखी थी उसने तब, जो हमारे यहां आज झलक रही है। सिंस वेरी ऑफन इट इज राइटली क्रिटिसाइज्ड फॉर ओवर रीच एंड एंक्रोचमेंट ऑन डोमेन ऑफ अदर टू ऑर्गन्स। दोनों ऑर्गन्स पे आप जाके एंक्रोच कर लेते हो उनके पावर पे, ये गलत है, ये मत करना, पाए जाओगे, ये सही नहीं है। और जो मोंटेस्क्यू का सिद्धांत था उसको माने रखना। दोज हु मेक द लॉ विल नॉट इंप्लीमेंट इट, दोज हु इंप्लीमेंट द लॉ विल नॉट पनिश द वन हु इज ब्रेकिंग इट। बस ठीक बात है। जुडिशियल एक्टिविज्म मस्ट नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। निकले हैं एडवेंचर पे जज साहब, आज देखें कौन से कानून क्या तोड़ेंगे, क्या बनाएंगे, नया कानून दे देंगे क्या, वो नहीं करना चाहिए इनको, ठीक है, ये बोल दिया गया। अब द कोर्ट मस्ट नॉट एम्बैरस एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड रियलाइज दैट दे हैव एक्सपर्टीज इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हाइल द कोर्ट डज नॉट। ठीक बात है। आपको अभी हाल में इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, रील बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें बिहार हाई कोर्ट में एक जज साहब थे और उन्होंने एक सिविल सर्वेंट को बुला के उन्होंने कुछ जस्टिफिकेशन मांगा था, और सिविल सर्वेंट ने जस्टिफिकेशन दिया था धड़ाधड़ पॉइंटर्स एक एक करके। जज साहब कुछ बोल ही नहीं पाए, मतलब क्या क्या उन्होंने रिप्लाई दिया एक के पीछे एक, और उसमें कमेंट्स में वीडियो में ऐसे ही लिखा हुआ था कि ये होते हैं सिविल सर्वेंट्स, ये होते हैं नॉलेजेबल पर्सन्स जो पढ़ के आते हैं पहले से। तो अब क्या कहने का मतलब है कि कई बार ना ऐसे वीडियो बहुत वायरल हुए थे कुछ महीने पहले तक, कुछ पिछले साल, 2 साल 3 साल पहले, कि जब जजेस के कोर्ट रूम के डिस्कशन बाहर आते थे और उसमें दिखता था कि वो कई सारे सिविल सर्वेंट्स पे भी एम्बैरेसमेंट करवा देते थे, कि सिविल सर्वेंट ने अगर कोई आदेश नहीं मनवाया तो उनको तलब करके
उनको बेइज्जती कर दी, और उसके नीचे फिर बहुत सारे ट्रोल कमेंट्स होते थे उन वीडियोस रील्स में। खैर, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला एम्बैरस मत करना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को, वो प्रशासनिक काम कर रहे हैं और वो काम में वो एक्सपर्ट हैं, आप नहीं हो। कोर्ट इज नॉट एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका रोल है ही नहीं। दूसरा, नॉट डूइंग देयर जॉब, ये क्या है? इट इज द सेम एलिगेशन जो लोग आप पे भी लगा सकते हैं। मतलब जब आप ये जो आगे जाके बोल देते हो लोगों से कि सरकार अपना काम नहीं कर रही है, विधानसभा अपना काम नहीं कर रही है, या कोई अथॉरिटी अपना काम नहीं कर रही है, कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपना काम नहीं कर रहा है, कुछ जो भी आपने कह दिया, ठीक है, ये लोग आप पे बोलेंगे तो फिर क्या करोगे? सेम एलिगेशंस कैन बी मेड अगेंस्ट द जुडिशरी ऑल्सो, क्योंकि आप देख रहे हो 50-50 साल से केस चल रहे हैं, आप कर रहे हो अपना काम, आप करवा पा रहे हो अपना काम, आपसे तो हो नहीं रहा, दूसरों जाके कर रहे हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लोअर कोर्ट्स के लिए कि हिसाब से रहो, जरूरी अगर जरूरी ना हो तो हीरो मत बनो। नाउ पीपल टू करेक्ट द डिफेक्ट्स बाय एक्सरसाइजिंग देयर फ्रेंचाइज प्रॉपर्ली इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर लोगों को ज्यादा दिख रहा है कि सत्ता में जो पार्टियां बैठी हैं, जो एग्जीक्यूटिव बैठा है, जो भी ये लोग हैं, ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, तब जनता क्या करेगी? जनता अपने आप उसको करेक्ट कर देगी, उस गलती को। कैसे? बाय फ्रेंचाइज, वोट देके हटा देगी। नहीं होगा तो पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे हम, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे, ठीक है? पीसफुल प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये भी एक तरीका है। अगर जनता को ये लग रहा है कि हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा काम नहीं हो, हमारा काम नहीं बन रहा है, तब जनता बोलेगी कि हम धरना देंगे, हम हंगामा नहीं करेंगे, हम शांति से प्रोटेस्ट करेंगे, वो हो सकता है। नाउ जुडिशियल रिस्ट्रेंट इज कंसिस्टेंट विद एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू द बैलेंस ऑफ पावर। ये सही बात है अमंग द 3 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस कि जुडिशियल जो रिस्ट्रेंट है कोई एकदम ऐसी बेकार चीज नहीं है, ये चीज बढ़िया है, अच्छी चीज है, ये कॉम्प्लीमेंट करती है बैलेंस ऑफ पावर को, एंड इट इज इनकंसिस्टेंट विद बैलेंस ऑफ पावर ऑल्सो, कि आप अपने आप पे नियंत्रण रखो, अपने आप पे काबू रखो। ऑल्सो कैसे? इट अकॉम्प्लिशेस दिस इन 2 ways। कैसे? जुडिशियल रिस्ट्रेंट नॉट ओनली रिकॉग्नाइज द इक्वालिटी ऑफ द अदर 2 ब्रांचेस, ऑफ कोर्स जब जुडिशरी रिस्ट्रेंट करती है खुद को, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लगाती है, तब वो बाकियों को एक्नॉलेज करती है कि यस यू आर डूइंग योर जॉब एंड वी होप दैट यू डू इट इन करेक्ट मैनर with the judiciary. Also, it also fosters that equality by minimizing inter-branch interference by the judiciary. कई बार जुडिशरी इंटरफियर करती है, वो चीज रुक जाती है, इससे वो चीज बच जाती है। इट ऑल्सो फॉस्टर्स द इक्वालिटी बाय मिनिमाइजिंग द इंटर ब्रांच इंटरफेरेंस। अब जुडिशियल रिस्ट्रेंट टेंड्स टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। ये कैसे? अगर जुडिशरी अपने काबू में रहे तो जाहिर बात है कि जुडिशरी पे कोई निगाह नहीं उठाएगा। अब अगर जुडिशरी अपने काबू में नहीं है, जुडिशरी एकदम दौड़ रही है, हर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन में जा रही है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन में भी जा रही है, तब जजेस के काम पे भी निगाह रखी जानी शुरू हो जाएगी। अगर एक उंगली आप उठाते हो, 3 उंगली आप पे उठ जाती है, ये बात है, बस इतनी है। तो फिर लोग जाहिर है कि आपकी त्रुटियां भी निकालेंगे, आपकी गलतियां भी निकालेंगे, बस। तो अगर आप रिस्ट्रेंट फॉलो कर रहे हो तो आप इंडिपेंडेंट हो ही हो। यहां पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे हम, जब हम पढ़ेंगे PIL। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, स्टे सेफ, कीप स्टडिंग।